हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ रिवीजन की हमारे क्लासेस को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम आपके साथ दो टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले तो है डियर डबल टैक्सेशन रिलीफ एंड फॉरेन टैक्स क्रेडिट, और दूसरा जो हम आपके साथ टॉपिक रिवाइज करेंगे दैट इज बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले डियर वीडियो को जरूर से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर करें। अच्छा, ध्यान दीजिएगा साहब, जो डबल टैक्सेशन रिलीफ जो मतलब टॉपिक है, ये हर बार एग्जाम में आता है। ये हर बार एग्जाम में आता है। सीए फाइनल में आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लें, आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा कि डबल टैक्सेशन रिलीफ का क्वेश्चन 6 नंबर का एग्जाम में नहीं आया है। बट ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से इंस्टीट्यूट जो है वो डबल टैक्सेशन रिलीफ के टॉपिक में नई नई चीजें मतलब दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि डबल टैक्सेशन रिलीफ में साहब बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और इंस्टीट्यूट अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से जो है वो नए नए तरह के इसमें पॉइंट्स को भी ऐड कर रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डबल टैक्सेशन रिलीफ में आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छे से हो जाए और हाँ, प्रैक्टिस भी आप अच्छे से करें। इंस्टीट्यूट ने जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं वो भी करें, और हम इस वाले रिवीजन क्लासेस में भी आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज डबल टैक्सेशन रिलीफ में डियर 6 नंबर अगर आपने अच्छे से अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, 6 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं और ये 6 नंबर 6 मार्क्स बहुत हेल्प करते हैं इन द एग्जाम। ठीक बात है, चले फिर स्टार्ट करते हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ। अच्छा, जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बोलूंगा ये डबल टैक्सेशन होता क्या है, और फिर अगर मतलब डबल टैक्सेशन क्या है, और फिर अगर कोई डबल टैक्सेशन है तो ही कोई रिलीफ की बात आती है। तो साहब डबल टैक्सेशन क्या है डियर, ध्यान दीजिएगा, होता क्या होता है ये डियर की पूरी दुनिया में जो है वो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है। आप बोलोगे सर ट्रम्प सरकार तो ग्लोबलाइजेशन को घटा रही है। अच्छा, तो पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन बढ़ा रहा है। पूरी दुनिया में एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं, वहां जाके अपना बिजनेस करते हैं, वहां पे जाके अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, वहां से पैसे कमाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, बहुत सारे भारतीय साहब विदेश में जाते हैं, वहां से पैसे कमाते हैं। बहुत सारे विदेशी भारत में आते हैं और बहुत सारे अपने अपने कॉन्सर्ट्स करते हैं, म्यूजिकल इवेंट्स करते हैं, वहां से पैसे कमाते हैं। तो अब होता है क्या, लेट से कि कोई विदेशी इंडिया आता है और यहाँ पे लेट से कोई कॉन्सर्ट करता है और इससे पैसे कमाता है। तो उसने चूंकि पैसा इंडिया से कमाया है, पैसा इंडिया से कमाया है, तो इंडिया क्या बन गया, सोर्स कंट्री। जिस देश में आप पैसा कमाते हैं, जिस भी देश में आप पैसा कमाते हैं, दैट इज द सोर्स कंट्री। और आप जिस देश के व्यक्ति हैं, जिस देश के आप रेसिडेंट हैं, मान लीजिए कि यू आर द रेसिडेंट ऑफ यूके, आप इंडिया आते हैं और इंडिया में आपने लेट से कोई म्यूजिकल मतलब प्रोग्राम वगैरह किया और इससे आप कुछ पैसा कमाते हैं। सो यूके के आप रेसिडेंट हैं, सो यूके क्या बन गया, रेसिडेंट स्टेट या फिर रेसिडेंट कंट्री, और इंडिया क्या बन गया, सोर्स कंट्री या फिर सोर्स स्टेट, बिकॉज इंडिया इज द प्लेस फ्रॉम वेयर यू हैव अर्नड द मनी, यू हैव सोर्स्ड द मनी। अच्छा, अब होता क्या है, तो सर फिर ये डबल टैक्सेशन कहां से आया, आपका कहना सही है, फिर ये डबल टैक्सेशन कहां से आया? अब होता क्या है साहब, क्योंकि आपने इंडिया में पैसे कमाए हैं, इंडिया एक सोर्स कंट्री है, तो पूरी दुनिया में जो एक जनरली एक्सेप्टेड लॉ है वो ये कहता है कि जो भी सोर्स कंट्री होगा उसके पास राइट होता है टू इम्पोज द टैक्स। जो भी सोर्स कंट्री होगा उसके पास राइट होता है टू इम्पोज द टैक्स। ठीक बात है, तो इंडिया एज अ सोर्स कंट्री, इंडिया उस इनकम पे टैक्स लगा देगा। तो मान लीजिए कि मिस्टर यूके के वो इंडिया आते हैं, यहाँ पे कोई अपना प्रोग्राम वगैरह करते हैं और 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो इंडिया के पास राइट है कि वो उस 1 करोड़ रुपए पे इंडियन टैक्स लॉस के हिसाब से उस पर टैक्स लगा दे। यू गैस गेटिंग? और यूके, चूंकि आप यूके के रेसिडेंट हैं, तो यूके अपने देश में उस वाले इनकम पे टैक्स लगाएगा। तो साहब इनकम तो एक ही है, उसमें इंडिया ने भी टैक्स लगा दिया बीइंग द सोर्स कंट्री, और उसने यूके में भी उस पर टैक्स लग गया बीइंग द रेसिडेंट कंट्री। तो इस इनकम पे क्या हुआ, डबल टैक्सेशन। अच्छा, अब मुझे बताएंगे अगर डबल टैक्सेशन होगा तो ग्लोबल ट्रेड, मतलब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर सर्विसेज या फिर गुड्स का ट्रांजेक्शन्स, ये बढ़ेंगी या कम होंगी? सर बट ऑब्वियस सी बात है, कम होंगी, क्योंकि आपको सेम इनकम पे दो जगह पे टैक्स देना पड़ रहा है। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए कि मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो जाते हैं लेट से सिंगापुर और वहां से कुछ पैसे कमाते हैं, तो फिर सिंगापुर में चूंकि आपने पैसे कमाए हैं तो सिंगापुर जो है वो आपकी उस इनकम पे टैक्स लगा सकता है बीइंग द सोर्स कंट्री। और इंडिया, चूंकि आप इंडिया के रेसिडेंट हैं, तो मान लीजिए अगर आप इंडिया के रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट हैं, तो इंडिया आपकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगाएगा, तो आपकी उस सिंगापुर वाली इनकम पे भी इंडिया टैक्स लगा देगा। तो इसका मतलब सेम इनकम जो आपने कमाई है, जो आपने अर्न की है फ्रॉम सिंगापुर, तो उस वाले इनकम पे साहब सिंगापुर पे भी टैक्स लग रहा है और उस वाले इनकम में इंडिया में भी टैक्स लग रहा है। Are you guys getting? तो यहां से जो इशू खड़ा होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, डबल टैक्सेशन। तो चलिए सर, इशू तो समझ में आ गया, फिर इसे डबल टैक्सेशन को डील कैसे किया जाता है? डियर, हम जनरली डबल टैक्सेशन को डील करने के लिए अलग अलग कंट्रीज के साथ एक अग्रीमेंट करते हैं जिसको आप कहते हैं टैक्स ट्रीटी, जिसको हम प्यार से DTAA
डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट भी कह देते हैं। अच्छा, तो साहब इंडिया ने आज तक अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने 90 प्लस कंट्रीज के साथ DTAA साइन कर लिया, 90 प्लस कंट्रीज के साथ, मतलब एग्जैक्टली 93 या 94 है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो इंडिया ने साहब 93 या 94 कंट्रीज के साथ जो है वो DTAA साइन किया, और पूरी दुनिया में कितने देश हैं, करीबन करीबन 200 के आसपास। तो इसका मतलब सर अभी तक हमने 50 का मतलब अभी तक हमने 50% भी कंट्रीज और स्पेसिफाइड टेरिटरीज के साथ DTAA साइन नहीं किया। क्या मेरी बात समझ पाए? तो इसका मतलब अभी भी बहुत सारे देश और स्पेसिफाइड एरियाज हैं उनके साथ मतलब जिनके साथ हमारा फिलहाल DTAA नहीं है। बट अच्छा, तो मतलब जिनके साथ है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं साहब, डबल टैक्सेशन को डील करने के लिए अलग अलग कंट्रीज के साथ DTAA साइन करते हैं। तो इंडिया ने डियर USA के साथ भी DTAA साइन किया हुआ है, यूके के साथ भी किया हुआ है, कनाडा के साथ भी किया, मतलब बहुत सारी कंट्रीज के साथ किया हुआ है, जैसे कि हमने आपको बताया 94 कंट्रीज के साथ। DTAA में साहब किन चीजों को लेके बात होती है, मतलब DTAA में किन चीजों को लेके रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, DTAA में डियर किन किन चीजों को कवर किया जाता है, टू ग्रांट रिलीफ ऑन इनकम ऑन विच टैक्सेस पेबल इन बोथ द कंट्रीज, मतलब ऐसी इनकम जिनमें दोनों देशों में टैक्स लग रहा है उस इनकम पे रिलीफ दिया जाए असेसी को। मतलब हम DTAA में आपको क्या मतलब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। DTAA के थ्रू हम क्या चाह रहे हैं कि डबल टैक्सेशन अवॉइड किया जाए। अच्छा, बट साहब जब हम कहते हैं टू अवॉइड डबल टैक्सेशन, इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो कंट्रीज में किसी इनकम पे टैक्स लग रहा है तो वो इनकम पे उस इनकम पे सिर्फ एक कंट्री टैक्स लगाए, और अगर दोनों कंट्रीज टैक्स लगा रही हैं तो जिस कंट्री में टैक्स पहले लग गया दूसरी कंट्री उस वाले टैक्स पे क्रेडिट दे दे। मतलब सर मान लीजिए कि कोई इनकम है जिसमें इंडिया और यूएसए दोनों टैक्स लगाना चाहते हैं, तो अगर आप दोनों जगहों पे अगर उस पे आप टैक्स लगाएंगे तो इससे ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो है और क्रॉस बॉर्डर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो डिस्करेज होंगे। तो इंडिया और यूएसए एक अग्रीमेंट करते हैं, DTAA करते हैं, जिसके तहत इंडिया और यूएसए एग्री कर सकते हैं, जिसमें हो सकता है ये बोला जाए कि ठीक है साहब इंडिया इस इनकम पे सिर्फ आप टैक्स लगा लेना, हम इस पे टैक्स नहीं लगाते, या इंडिया बोले कि ठीक है साहब यूएसए इस इनकम पे सिर्फ आप टैक्स लगा लेना, हम टैक्स नहीं लगाते, मतलब सिर्फ एक ही जगह पे टैक्स लगेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से कि उस इनकम पे यूएसए में टैक्स लग गया और इंडियन गवर्नमेंट क्या करे, उस इनकम पे इंडिया में भी टैक्स लगाए, बट यूएसए में जो आपने टैक्स पे किया उस पे उस इनकम का क्या दे दे, आपको क्रेडिट दे दे। इसको हम क्या नाम देते हैं, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ठीक बात है, मतलब टैक्स क्रेडिट मिल जाए। ठीक बात। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा DTAA के थ्रू हम क्या करते हैं, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है साहब, बट नॉट डबल नॉन टैक्सेशन और रिड्यूस टैक्सेशन थ्रू ट्रिटी शॉपिंग। अच्छा, अब ये मतलब ट्रिटी शॉपिंग क्या होता है, ट्रिटी शॉपिंग के डेर हम आपके साथ बात करेंगे मॉडल टैक्स कन्वेंशन के रिवीजन पे, बट बस एक छोटी सी बात सुन ले। ट्रिटी शॉपिंग वो मैकेनिज्म होता है जिसके तहत दो कंट्रीज के बीच में लेट्स से कोई DTAA हुआ, लेट्स से इंडिया और मॉरिशस के बीच में कोई DTAA हुआ, जिसमें हमने ये कहा कि मॉरिशस की कंपनीज अगर इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है, मॉरिशस की कंपनीज अगर इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है और उस स्टॉक एक्सचेंज में अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है, तो इंडिया और यूएसए के मतलब इंडिया और मॉरिशस के DTAA में हमने ये लिख दिया कि वो लॉन्ग टर्म कैप गेन जो है वो सोर्स कंट्री में टैक्स नहीं होगा, मतलब इंडिया को उस पर टैक्स मत देना। क्या मेरी बात समझ पाए? पर मान लीजिए कि हमारा मतलब जर्मनी के साथ जो DTAA है उसमें लिखा हुआ है कि उस LTCG में जो लॉन्ग टर्म कैप गेन इंडिया में होगा उसमें सोर्स कंट्री 10% का LTCG पे टैक्स लगाएगी। तो इसका मतलब अगर कोई जर्मनी का इन्वेस्टर है, अगर वो इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो उसे उस लॉन्ग टर्म पे उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडिया में 10% का TDS के फॉर्म में टैक्स देना पड़ेगा। बट वहीं अगर कोई मॉरिशस का इन्वेस्टर है और अगर वो मॉरिशस के थ्रू मतलब मॉरिशस के में अगर वो है और अगर वो इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है तो उसे उस LTCG पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया और मॉरिशस का DTAA उस LTCG को सोर्स स्टेट में एग्जेम्प्ट कहता है, बट इंडिया और जर्मनी का DTAA उस LTCG पे सोर्स कंट्री बिंग इंडिया पे 10% का जो है वो टैक्स की बात करता है इन द फॉर्म ऑफ TDS। क्या मेरी बात समझ पाए? तो सिर्फ एक बात बताओ, हम इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? अच्छा, तो साहब जर्मनी का इन्वेस्टर क्या करेगा, मॉरिशस में एक शेल कंपनी बनाएगा, उस शेल कंपनी के थ्रू इंडिया में इन्वेस्टमेंट को राउट करेगा। सो इट इज कॉल्ड ट्रिटी शॉपिंग। इसको क्या नाम देते हैं, ट्रिटी शॉपिंग। अच्छा,
तो साहब इसलिए मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। DTAA का जो एडवांटेज होता है, DTAA का जो फायदा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो दोनों में से किसी ना किसी एक देश के रेसिडेंट हैं, टैक्स रेसिडेंट है। तो इसका मतलब इंडिया और मॉरिशस के DTAA का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, देन यू मस्ट बी अ टैक्स रेसिडेंट ऑफ इधर इंडिया और टैक्स रेसिडेंट ऑफ इधर मॉरिशस। बट सर आप टैक्स रेसिडेंट है या नहीं, ये बात कैसे प्रूफ होती है? थ्रू अ टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। आपको अपने देश की अथॉरिटी से एक TRC लेना पड़ेगा और उस वाले TRC को आपको सामने वाले देश की अथॉरिटी को सबमिट करना पड़ेगा और उसके बेसिस पे फिर आप जो है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, तो साहब DTAA किन किन चीजों के बारे में बात कर सकता है? टू ग्रांट रिलीफ ऑन इनकम ऑन विच टैक्स इज पेएबल इन बोथ कंट्रीज, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। अच्छा, फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एंड DTAA के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को भी एक्सचेंज करते हैं। बहुत बार क्या होता है साहब की इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज के लिए हम एक अलग से एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, TIEA। बट बहुत बार जो होता है वो DTAA का ही पार्ट होता है। अच्छा, इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स इन इंडिया और यूएसए, मतलब अगर इंडिया और यूएसए के बीच में अगर मतलब DTAA है तो उसमें ये भी हो सकता है कि अगर लेट से कोई इंडिया का रेसिडेंट है जो इंडिया में टैक्स इवेजन करके अमेरिका मान लीजिए भाग गया, तो फिर इंडियन अथॉरिटीज अमेरिकन अथॉरिटीज के थ्रू टैक्स की कैसे रिकवरी कर सकती है। इन द सेम वे मान लीजिए कोई अगर अमेरिका का पर्सन है जो अमेरिका में टैक्स ऑफेंड करके इंडिया आ गया, तो अमेरिकन अथॉरिटीज उस टैक्स की रिकवरी इंडिया से कैसे कर सकती है, उसके बारे में भी जानकारी होती है। और इंडिया में साहब इनकम टैक्स एक्ट में एक छोटा सा प्रोविजन है सेक्शन 222A जो इसके बारे में बात करता है। इसके बारे में भी हम आपके साथ थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलें फिर ये बातें हो गई। अच्छा, एक बात और देख लें, हु कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ DTAA? ओनली द रेसिडेंट ऑफ एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कैन क्लेम द बेनिफिट ऑफ DTAA। बट हाँ, रेसिडेंसी कैसे एस्टैब्लिश होती है? थ्रू TRC, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। तो मान लीजिए इंडिया और यूएसए के बीच में जो DTAA है, इसका अगर कोई बेनिफिट क्लेम करना चाहता है, देन ही हैज टू एस्टैब्लिश दैट ही इज रेसिडेंट ऑफ इधर इंडिया और यूएसए। एंड हाउ कैन ही एस्टैब्लिश दिस पर्टिकुलर थिंग? थ्रू द TRC ऑफ, अगर आप इंडिया में उस मतलब DTAA का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको यूएसए का TRC दिखाना पड़ेगा। और अगर आप यूएसए में इंडिया के मतलब अगर आप यूएसए में उस DTAA का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको यूएसए में इंडिया वाला TRC दिखाना पड़ेगा। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा TRC की थोड़ी सी फोटो दिखा देता हूँ, TRC लगता कैसा देखने। अगर आप यूएसए का TRC देखेंगे साहब, आई होप ज्यादातर बच्चों ने देखा ही होगा, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। दिस इज द TRC ऑफ यूएसए। अगर आप देखेंगे तो जूम वीडियो कम्युनिकेशंस के लिए इन्होंने अपना TRC इशू किया था। अगर आप इंडिया का TRC देखेंगे तो वो कुछ ऐसा लगता है। अच्छा सर, अपना टाइम पास क्यों कर रहे हो, TRC वगैरह दिखाने का क्या? अच्छा, ये रहा इंडिया का TRC। तो आपको इंडिया में ना फॉर्म 10FB में आपको इंडिया में TRC मिल जाता है। आपको जो है वो TRC के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और असेसिंग ऑफिसर जो है आपको फॉर्म 10FB में वो TRC इशू करके दे देगा। चलिए फिर मुद्दे वाली बात में आते हैं, तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। अच्छा, ये बातें तो हो गई, तो फिर DTAA हम किन किन चीजों के लिए एंटर कर सकते हैं, ये बातें हमने देखी। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा साहब, टाइप ऑफ रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन से आपको कैसे कैसे रिलीफ मिल सकता है? अगर हमने सामने वाली कंट्री के साथ कोई अग्रीमेंट किया है, अगर हमने सामने वाली कंट्री के साथ कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट किया है, तो हम भी कुछ रिलीफ देंगे, सामने वाली कंट्री भी कुछ रिलीफ देगी। तो ऐसे रिलीफ को हम कहते हैं बायलैटरल रिलीफ। इसको हम क्या नाम देते हैं साहब? बायलैटरल रिलीफ। जहां पे सामने वाली कंट्री के साथ, सामने वाली कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ आपने कोई अग्रीमेंट किया है टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्सेशन, इट इज कॉल्ड बायलैटरल रिलीफ। इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट में साहब जो बायलैटरल रिलीफ का प्रोविजन है वो कवर्ड है सेक्शन 90 और सेक्शन 90A। बट सर अभी तो आपने बताया कि हमने सिर्फ और सिर्फ 90 के आसपास कंट्रीज के साथ DTAA किया है। ज्यादातर कंट्रीज ऐसी हैं जिनके साथ फिलहाल हमारा DTAA साइन नहीं हुआ, और तो जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ कहाँ है? नेगोशिएशन में। और बहुत सारी कंट्रीज के साथ हमारा DTAA जो है वो नेगोशिएशन प्रोसेस में भी एंटर नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब ऐसी कंट्रीज जिनके साथ हमारा कोई DTAA फिलहाल नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से आपको रिलीफ देगी। इसको हम क्या नाम देंगे? यूनिलैटरल रिलीफ, जो कवर होता है सेक्शन 91 में। अच्छा, तो अगर सामने वाली कंट्री के साथ हमारा कोई अग्रीमेंट है तो इसको हम तो वहां पे आपको मिल जाएगा बायलैटरल रिलीफ एज पर सेक्शन 90 एंड सेक्शन 90A। और अगर सामने वाली कंट्री के साथ हमारा कोई अग्रीमेंट नहीं है, डबल टैक्सेशन का कोई अग्रीमेंट नहीं है, तो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यूनिलैटरल रिलीफ व्हिच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 91।
बायलैटरल रिलीफ डियर आपको दो तरीके से मिल सकता है, एक होता है एग्जम्पशन मेथड और एक होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। अच्छा, एग्जम्पशन मेथड भी दो तरीके का होता है, एक होता है फुल एग्जम्पशन मेथड और एक होता है एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड। फुल एग्जम्पशन मेथड में क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर प्रकार की इनकम एक कंट्री में टैक्स ही नहीं होती, मतलब उसको उस देश में टैक्स में इंक्लूड ही नहीं किया जाता। जैसे जैसे मान लीजिए किसी अमेरिकन ने इंडिया से कोई पैसा कमाया, तो इंडिया इज द सोर्स कंट्री और सोर्स कंट्री के पास पहली प्रायोरिटी होती है टू लेवी द टैक्स एज पर यूएन मॉडल कन्वेंशन। ठीक बात है। अच्छा, तो उस इनकम पे सिर्फ इंडिया में टैक्स दे दो, यूएसए में वो इनकम एग्जेम्प्ट हो गई, तो आपको फिर यूएसए में उस इनकम पे टैक्स ही नहीं देना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूएसए में उस इनकम पे टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उस इनकम पे इंडिया में टैक्स दे दिया। इट इज कॉल्ड फुल एग्जेम्पशन मेथड। क्या मेरी बात समझ पाए? सेकंड होता है डियर एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड, कि मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कि इंडिया में आपने कोई इनकम अर्न की, इंडिया में आपने उस इनकम पे टैक्स दे दिया, यूएसए में लेट्स से उस इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा, पर आपकी वो जो इनकम है जिसपे यूएसए में टैक्स तो नहीं लग रहा, पर वो इनकम आपकी यूएसए की बाकी इनकम में इंक्लूड की जाएगी टू कैलकुलेट द टैक्स रेट। क्योंकि साहब आपको पता है पूरी दुनिया में ज्यादातर देशों में स्लैब रेट का कॉन्सेप्ट होता है, और जितनी इनकम हम इंक्लूड करेंगे आपका स्लैब रेट उतना हायर होगा, और हम हायर स्लैब रेट के हिसाब से आपके सिर्फ अमेरिका वाले इनकम पे टैक्स लगाएंगे। या एग्जांपल को चेंज कर देते हैं, लेट्स से कि यूएसए में मिस्टर ने कोई इनकम अर्न की, वो उस इनकम पे उन्होंने यूएसए में टैक्स दे दिया बीइंग द सोर्स कंट्री, और लेट्स से इंडिया इज द रेसिडेंट कंट्री, और इंडिया ने कहा कि और इंडिया और यूएसए के बीच में जो डीटीडब्ल्यू है उसमें लिखा हुआ है कि रेसिडेंट कंट्री के उस पर टैक्स तो नहीं लगेगा, बट रेसिडेंट कंट्री अपने देश में उस इनकम को इंक्लूड कर सकती है टू कैलकुलेट द टैक्स रेट। तो फिर इंडिया क्या करेगा, मिस्टर ए की सिर्फ वो इंडियन इनकम को ही टैक्स करेगा, पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए वो अमेरिका वाले उस इनकम को इंक्लूड करके टैक्स रेट निकाल देगा, बट जो टैक्स रेट होगा साहब वो सिर्फ और सिर्फ किस इनकम पे लगेगा, इंडिया वाली इनकम। ठीक बात है। अच्छा सर, क्या ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं? हाँ डियर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, हम आपके साथ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, तो एक हो सकता है एग्जम्पशन मेथड, और एग्जम्पशन मेथड में फुल एग्जम्पशन, और एक हो सकता है एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन, और एक हो सकता है साहब टैक्स क्रेडिट मेथड, जहां पे क्या होता है कि लेट्स से कि आपने यूएसए में टैक्स दे दिया, और जब आप इंडिया में टैक्स देंगे तो आपने जो यूएसए में टैक्स दिया आपको उस पे इंडिया में क्रेडिट मिल जाएगा, और जो रिमेनिंग टैक्स होगा आपको सिर्फ वो देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यूएसए में आपने किसी पर्टिकुलर इनकम पे 20% के रेट पे टैक्स दिया, और इंडिया में अगर उसी इनकम पे 30% पे टैक्स लगता है, तो इंडिया में आप पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग 10% का, क्योंकि 20% तो ऑलरेडी आपने यूएसए में दे दिया, तो आप इंडिया में जो है वो 20% का हमसे क्रेडिट ले लें, मतलब 30% का आप हमें टैक्स दे दें और आप हमसे 20% का क्रेडिट ले लें, तो इफेक्टिवली इंडिया में हम आपसे सिर्फ कितना टैक्स ले रहे हैं, सिर्फ 10% का, जो कि इंडिया में जो कि इंक्रीमेंटल टैक्स है। ठीक बात है। अच्छा, तो साहब अगर मान लीजिए किसी मतलब कंट्री के साथ हमने डीटीडब्ल्यू किया हुआ है, तो हम जो आपको रिलीफ देंगे दैट रिलीफ विल बी नोन एज बायलैटरल रिलीफ। और ये जो बायलैटरल रिलीफ आपको मिलेगा ये दो तरीके से मिल सकता है, एग्जम्पशन मेथड और टैक्स क्रेडिट मेथड। और एग्जम्पशन में भी फुल एग्जम्पशन और एग्जम्पशन विद प्रोग्रेशन, और टैक्स क्रेडिट में जिस भी कंट्री में आप टैक्स पे कर रहे हैं उस टैक्स का आप अपने रेसिडेंट कंट्री में जो है वो क्रेडिट ले सकते हैं। अच्छा, तो सर इंडिया जनरली कौन से मेथड को फॉलो करता है? इंडिया जनरली साहब टैक्स क्रेडिट मेथड को फॉलो करता है, बट बहुत कम हमारी टैक्स ट्रीटी ऐसी भी है जिसमें एग्जम्पशन मेथड भी है कुछ इनकम के लिए। ठीक बात है। अच्छा, बात करते हैं यूनिलैटरल रिलीफ की। अगर सामने वाली कंट्री के साथ हमारा कोई डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट नहीं है, और हमारे किसी रेसिडेंट ने उस कंट्री में कोई इनकम अर्न की और उस पर टैक्स पे कर दिया, तो फिर हम उसे इंडिया में कैसे रिलीफ दे सकते हैं? हम उसे इंडिया में रिलीफ दे सकते हैं एज पर सेक्शन 91, जिसको हम कहते हैं यूनिलैटरल रिलीफ। अच्छा, बट हाँ, सेक्शन 91 में आपको जो रिलीफ मिलेगा डियर, जिसको हम रिबेट भी कह सकते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस है। क्या क्या? There should be no DTAA. Assessee shall be a resident of India. The income is subject to tax in the foreign country. आपने उसका इनकम है उस पे फॉरेन कंट्री में टैक्स लगता है। वो जो इनकम है साहब वो इनकम आउटसाइड इंडिया कराराइज होती है, वो इनकम इंडिया में डिमटो कराराइज नहीं होती, और आपने फॉरेन कंट्री में उस इनकम पे टैक्स पे किया है। तो अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो आप सेक्शन 91 के रिबेट के लिए एलिजिबल हैं। और रिबेट का अमाउंट कितना होगा? डबली टैक्स इनकम पे, जो भी आपकी डबली टैक्स इनकम है उस पे इंडियन रेट ऑफ टैक्स और फॉरेन रेट ऑफ टैक्स दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 91। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, परेशान नहीं होना।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डब्ल्यू टैक्स इनकम? डब्ल्यू टैक्स इनकम का मतलब होता है साहब जो आपने इनकम अर्न की माइनस जो उस इनकम के लिए एक्सपेंडिचर है और लेस अगर उस इनकम पे आपने कोई चैप्टर 6 का डिडक्शन क्लेम किया तो ये सब कुछ माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा दैट वुड बी नोन एज डब्ल्यू टैक्स इनकम। तो मान लीजिए कि आपने किसी देश से रॉयल्टी इनकम अर्न की लेट से 8 लाख रुपए, उसमें आपने 2 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर किया और उसमें आपने सेक्शन 80 QQB में 3 लाख रुपए का इंडिया में डिडक्शन ले लिया। अच्छा, 8 लाख रुपए की आपकी रॉयल्टी इनकम है जिसमें से 2 लाख रुपए आपने एक्सपेंडिचर किया और इंडिया में आपने QQB में 3 लाख रुपए का डिडक्शन ले लिया अंडर चैप्टर 6 से। तो आपका साहब डब्ल्यू टैक्स इनकम कितना है? सिर्फ और सिर्फ 3 लाख। माइनस 2 माइनस 3 बोले तो सिर्फ 3 लाख रुपए। आपका 3 लाख रुपए क्या बन गया? डब्ल्यू टैक्स इनकम। और इस डब्ल्यू टैक्स इनकम पे इंडियन रेट ऑफ टैक्स मतलब इंडिया में जो आपका एवरेज रेट ऑफ टैक्स है वो और फॉरेन रेट ऑफ टैक्स का दोनों में से जो भी लोअर होगा वो हम आपको रिबेट दे देंगे अंडर सेक्शन 19। इंडिया में वो इनकम तो टैक्स होगी बिकॉज यू आर अ रेजिडेंट, आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स है, पर हम उस इनकम पे आपने ऑलरेडी जो मतलब किसी फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया हम उसका आपको इंडिया में रिबेट दे देंगे थ्रू डब्ल्यू टैक्स इनकम में काम। ठीक बात है साहब? अच्छा चले फिर आते हैं मेन मुद्दे पे। अच्छा, सेक्शन 90 डील्स विद बायलैटरल रिलीफ। तो अगर मतलब गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी आउटसाइड मतलब किसी भी और देश के साथ या किसी स्पेसिफाइड फॉरेन टेरिटरी के साथ एक अग्रीमेंट कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। ठीक बात है? और ये उसके पर्पसेस हो सकते हैं जो कि हमने आपके साथ बात की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, दिस इज वेरी वेरी वेरी। लेट्स से इंडिया ने कोई डीटीडब्ल्यू कर लिया तो सर आपने अगर कोई डीटीडब्ल्यू साइन कर लिया और उस डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस और इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, कौन सा प्रोविजन प्रिवेल करेगा? तो सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 कहता है, ध्यान दीजिएगा, where the central government has entered into such an agreement, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या फिर टैक्स ट्रीटी। बहुत ध्यान से, then in relation to the assessee to whom such agreement applies, मतलब जिस असेसी के ऊपर वो अग्रीमेंट लगता है तो सर किस असेसी के ऊपर वो अग्रीमेंट लगेगा? वो असेसी जो दोनों में से किसी भी एक देश का रेसिडेंट होगा। और वो अपनी रेसिडेंसी कैसे प्रूव करेगा? बाय ऑब्टेनिंग अ टीआरसी फ्रॉम हिज रेसिडेंट कंट्री एंड सबमिटिंग इट टू द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। मतलब अगर आप अमेरिका के रेसिडेंट हैं और अगर आप अमेरिका और इंडिया की डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको अमेरिका से टीआरसी लेके इंडियन अथॉरिटीज को सबमिट करना पड़ेगा। और अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हैं और अगर आप अमेरिकन टैक्स अथॉरिटीज से बेनिफिट लेना चाहते हैं इंडिया और यूएसए की डीटीडब्ल्यू का तो आपको इंडियन टैक्स अथॉरिटी से टीआरसी लेके अमेरिकन अथॉरिटीज को सबमिट करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा ध्यान दीजिएगा, where the central government has entered into an agreement, then in relation to the assessee to whom such agreement applies, the provision of this act, मतलब income tax act, shall apply to the extent they are more beneficial to debt assessee। मतलब ये हुआ कि लेट्स से इनकम टैक्स एक्ट और डीटीडब्ल्यू के प्रोविजन में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है। लेट्स से इनकम टैक्स एक्ट में जो रेट ऑफ टैक्स है वो है 20%, डीटीडब्ल्यू में वो रेट ऑफ टैक्स है 10%। तो वो जो असेसी है उस इनकम के लिए इनकम टैक्स एक्ट की जगह डीटीडब्ल्यू का रेट अडॉप्ट कर लेगा बिकॉज दैट प्रोविजन द डीटीडब्ल्यू प्रोविजन इज मोर बेनिफिशियल फॉर द असेसी। बट मान लीजिए इनकम टैक्स एक्ट में किसी इनकम का टैक्स रेट है लेट्स से 10% और लेट्स से डीटीडब्ल्यू में उसका जो रेट ऑफ टैक्स है इट इज 15%। तो आप इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से इंडिया में टैक्स पे कर सकते हैं बिकॉज इट इज मोर बेनिफिशियल फॉर द असेसी। बट सर एक बात बताओ, अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट लेना चाहता है, लोअर रेट पे टैक्स पे करना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या है? उसे अपने देश में टीआरसी लेके इंडियन अथॉरिटीज को जमा करना पड़ेगा और साथ में उसे कुछ बाकी चीजों की जानकारी भी देनी पड़ सकती है जो रूल 21 ए बी कहता है, जैसे स्टेटस ऑफ द असेसी, मतलब वो इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है, उस असेसी की नेशनैलिटी क्या है, मींस वो किस देश का है, या अगर आप लेट्स से कि मतलब और द इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन, मतलब कहां पे आपका इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, आप किस पीरियड के लिए रेसिडेंट हैं और आपका एड्रेस क्या है। अगर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी टीआरसी में मेंशन्ड है देन देयर इज नो इशू। बट अलग अलग देशों का टीआरसी अलग अलग हो सकता है साहब, तो अगर ये चीजें स्पेसिफिकली टीआरसी में मेंशन नहीं है तो आपको एक फॉर्म में ये सारी की सारी जानकारी अलोंग विद द टीआरसी आपको सबमिट करनी पड़ेगी और आप इंडिया और उस कंट्री के डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट ले सकते हैं। चलो अच्छा, एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसका नाम है सीआईटी वर्सेस पीवीईएल कुलंदेन चेतियर सुप्रीम कोर्ट। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत।
अच्छा, in case of any conflict between the provisions of DTAA and the provisions of Income Tax Act, the provisions of DTAA would prevail। ठीक बात है। तो साहब DTAA का जो प्रोविजन है वो प्रेवल करेगा, बट एक ऐसा केस है जहां पे DTAA के प्रोविजंस प्रेवल नहीं करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस प्रेवल करेंगे, और वो है गार का केस। गार का केस क्योंकि साहब आपको पता है जो गार इंट्रोड्यूस हुआ था, जो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स आए थे, वो इसलिए आए थे ताकि ताकि एक्सेप्शनल केसेस में जो टैक्स एविडेंस होता है, जो टैक्स अवॉइडेंस होता है, उसको डील किया जा सके। तो गार विल प्रिवेल ओवर द इनकम ओवर द DTAA आल्सो। ठीक बात है। तो DTAA इनकम टैक्स एक्ट के बाकी तो प्रोविजंस पे ओवर मतलब प्रायोरिटी होगी उसकी, बट नॉट ऑन गार। गार की प्रायोरिटी होगी ओवर द DTAA। अब इसके डियर बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो फिलहाल इसकी बात करें। अच्छा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इफ द टैक्स रेट्स आर गिवन इन द DTAA आर एप्लीकेबल, इट शैल नॉट बी इंक्रीज्ड बाय सरचार्ज और एजुकेशन सेस गिवन इन द इनकम टैक्स रेट। ये बहुत बड़ा पंगा और बहुत बड़ा इशू है, और अभी भी बहुत सारे असेसिंग ऑफिसर जो हैं वो असेसी को सिर्फ इस बात पे जो है वो नोटिस भेज देते हैं कि उन्होंने DTAA का जो रेट है उस पे सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ के TDS क्यों नहीं किया। अच्छा, इन्हीं हो चले, फिर ये सारी बातें हो गई। तो सर अब हमारे पास ना दो चीजें आ गई, एक आ गया हमारे पास, एक आ गया हमारे पास DTAA, और एक आ गया हमारे पास इनकम टैक्स एक्ट। तो हमारे पास पहले से ही है। और हाँ, DTAA और इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस में अगर किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, देन द प्रोविजंस ऑफ DTAA विल प्रेवेल एक्सेप्ट इन द केस ऑफ गार सिनेरियो। गार जो है साहब वो आपके इनकम टैक्स एक्ट में चैप्टर 10A में कवर्ड है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपका इनकम टैक्स एक्ट का चैप्टर 10A है वो जो है वो DTAA पे भी ओवरराइड करेगा। अच्छा, ध्यान दीजिएगा डियर, मीनिंग ऑफ टर्म्स यूज्ड इन एनी DTAA में क्या होता है ना, बहुत बार ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके मीनिंग को हमें देखना पड़ता है कि हम उसके मीनिंग को कहां से ड्रॉ करें। अगर लेट्स से DTAA में कोई टर्म यूज हुआ और उसके मीनिंग को DTAA में ही डिफाइन कर दिया गया है, तो जो मीनिंग उस DTAA में मतलब दिया गया है, आप उस वाले मीनिंग को यूज करेंगे उसके इंटरप्रिटेशन के लिए। लेट्स से DTAA में कोई टर्म यूज तो हुआ, बट उसे DTAA में डिफाइन नहीं किया गया, बट वो जो वर्ड है वो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है। तो आप इनकम टैक्स एक्ट में जो उस वर्ड का मीनिंग है आप उसको यूज कर रहे हैं, बट आपको देखना पड़ेगा कि क्या गवर्नमेंट ने इस मीनिंग के लिए कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह इशू की है क्या, और अगर कोई एक्सप्लेनेशन इशू किया आपको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई टर्म है जिसको ना तो DTAA में डिफाइन किया गया, ना उसे इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन किया गया, बट उसे डिफाइन किया गया है इन एनी नोटिफिकेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किया था, जो कि इन फोर्स है, मतलब जो कि विड्रॉ नहीं कर ली गई, तो आपको उस नोटिफिकेशन में जो उसका मीनिंग है आपको वहां से उसका मीनिंग ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि हमने पहले बात की, हु इज एंटाइटल्ड टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ DTAA, आप यू मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ DTAA। तो मान लीजिए अगर आप इंडिया के DTAA का बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं, और तो आपको ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आप जो है या तो इंडिया के रेसिडेंट हैं, या अगर आप यूएसए के रेसिडेंट हैं तो आपको यूएसए से TRC लाके यहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी। द सेम थिंग इज विद यूएसए। अगर मान लीजिए यूएसए में कोई पर्सन इंडिया यूएसए के DTAA का बेनिफिट क्लेम करना चाहता है, तो उसे प्रूव करना पड़ेगा कि इज अ रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और अगर वो इंडिया का रेसिडेंट है तो उसे इंडिया से TRC लेके यूएसए के अथॉरिटीज को जमा करना पड़ेगा। अच्छा, TRC के अलावा आपको कुछ और चीजों की जानकारी भी सबमिट करनी पड़ सकती है एज पर रूल 21AB, बट अगर ये चीजों की जानकारी ऑलरेडी TRC में, अगर ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है उस वाले TRC में जो कि आपने जमा कराया है इंडिया में, तो आपको ये चीजें अलग से सबमिट नहीं करनी। अच्छा, ये सारी बातें होंगी साहब। चल, एक छोटा सा मेरे साथ साथ क्वेश्चन देख लें। भारतीय एयरटेल एंड इंडियन कंपनी pays certain fees for technical services। अच्छा, इंडियन कंपनी है भारतीय एयरटेल जो कि certain fees for technical services पे कर रही है टू मिस्टर रॉबर्ट, टैक्स रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अच्छा, मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप कोई फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे करते हैं तो एज पर सेक्शन 917 इट इज डीम्ड टू अकर अराइज इन इंडिया। ठीक बात है। अच्छा, और एज पर सेक्शन 115A वो 20% में इंडिया में टैक्स होगा। एज पर सेक्शन 195 भारतीय एयरटेल को उस पर 20% के रेट पे TDS करना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको पता है। अच्छा, और अगर भारतीय एयरटेल वो वाला TDS कर लेती है तो मिस्टर रॉबर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल हिज ITR इन इंडिया, अगर उनकी इंडिया में इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है तो। ठीक बात है, यहां तक बात आपको पता है। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। अच्छा, व्हाइल सच इनकम इज टैक्सेबल। अच्छा, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 91, अच्छा, it is exempt
अंडर आर्टिकल 12 ऑफ इंडिया यूएस टीटीडब्ल्यू। अच्छा, तो आपने एक ऐसी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज अर्न की जो इंडिया में सेक्शन 917 के हिसाब से तो टैक्सेबल है, बिकॉज इट इज डीम्ड टू अराइज इन इंडिया, बट एज पर आर्टिकल 12 ऑफ इंडिया यूएस टीटीडब्ल्यू इट इज एग्जेम्प्ट। तो सवाल बनता है कि अब इसमें हम ऑपरेट कैसे करेंगे। कैन मिस्टर रॉबर्ट क्लेम एक्सेम्पशन फ्रॉम सच इनकम। अच्छा, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भारतीय एयरटेल जब मिस्टर रॉबर्ट के अकाउंट में वो पैसा, उस फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पैसा अमाउंट क्रेडिट करेगी या एक्चुअली पे करेगी, विच एवर इज अर्लियर, सेक्शन 195 बोलता है भारतीय एयरटेल को कि आपको 20% का टीडीएस करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? क्योंकि रेट ऑफ टैक्सेस एज पर सेक्शन 115 रेट ऑफ टैक्सेस 20% और 195 के हिसाब से रेट्स इन फोर्स, तो रेट्स इन फोर्स कितना है 20%, तो साहब भारतीय एयरटेल आपको 20% का टीडीएस काटना पड़ेगा। तो भारतीय एयरटेल मिस्टर रॉबर्ट को क्या बोलेंगे कि साहब देखें, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो हमें 20% का टीडीएस करना है, बट इंडिया यूएस डीटीडब्ल्यू के हिसाब से आपकी रॉयल्टी इनकम एग्जेम्प्ट है। पर आपको ये एग्जेम्प्ट का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप अपने देश की टैक्स अथॉरिटी से टीआरसी लाएं और इंडियन टैक्स अथॉरिटी को जमा कर दें, तभी मैं आपके उस इनकम पे टीडीएस नहीं काटूंगा, अदरवाइज मुझे 20% का टीडीएस काट के आपको पैसे देने। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, so if Mr. Robert wants the benefit of India US DTAA, अगर मिस्टर रॉबर्ट इंडिया यूएस DTAA का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अगर वो नहीं लेते तो भारतीय एयरटेल 20% का टीडीएस काट के उनको पैसे दे देगी, बात खत्म। बट चूंकि इंडिया यूएस DTAA में ये इनकम एग्जेम्प्ट है, तो इसलिए मिस्टर रॉबर्ट इज नॉट, इसलिए भारतीय एयरटेल इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक टीडीएस। बट इसके लिए मिस्टर रॉबर्ट को अपने देश की अथॉरिटी से टीआरसी लेना पड़ेगा और उसे इंडियन अथॉरिटीज को जमा पड़ेगा। और हाँ, कुछ और चीजों की भी जानकारी देनी पड़ सकती है, जैसे ये चीजें अगर ये ऑलरेडी टीआरसी में मौजूद नहीं। तो मेरे साथ साथ देखना, थोड़ा सा इसके लैंग्वेज को पढ़ेंगे। अच्छा, एज पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 where the central government has entered into a DTAA with the government of any country outside India or the specified territory outside India. Sir, what is this specified territory? साहब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो, मतलब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो किसी और देश के हिस्से माने जाते हैं, वो देश खुद नहीं मानते बट पूरी दुनिया उनको मानती है कि साहब हाँ इट इज अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री। जैसे फॉर एग्जांपल ताइवान, ताइवान के बारे में अगर आप देखेंगे, ताइवान नहीं बोलता वी आर पार्ट ऑफ चाइना, बट इंडिया बोलता है ताइवान इज द पार्ट ऑफ चाइना। ठीक बात है। तो साहब ताइवान को इंडिया जो है एज अ सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता, एज अ सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं करता, बट ताइवान खुद को चाइना का पार्ट नहीं मानता। हम मानते हैं चाइना, हम ये मानते हैं कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। बट हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ताइवान इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चाइना, बट हमारे हिसाब से ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। तो सर फिर अब काम कैसे चलेगा? चाइना के साथ तो हम जो डीटीडब्ल्यू एग्री करें, मतलब एंटर करेंगे, अब तो साहब इंडिया ने चाइना के साथ जो डीटीडब्ल्यू एंटर किया होगा वो ऑटोमेटिकली ताइवान के साथ एक्सटेंड नहीं करता, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए ताइवान अलग है। तो हमने ताइवान के साथ अलग से एक डीटीडब्ल्यू किया होगा, बट साहब अब हम ताइवान को कंट्री तो बोल नहीं सकते, बिकॉज हम मानते हैं कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना एंड वी बिलीव इन वन चाइना पॉलिसी। Are you guys getting? इसलिए हमने ताइवान को स्पेसिफाइड टेरिटरी बोल दिया। द सेम इज द केस विद मकाओ। मकाओ को पूरी दुनिया बोलती है इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना, और मकाओ मना भी नहीं करता, बट हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए मकाओ अलग है। एनीहाउ, तो मेरे साथ साथ देख लें, एज पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू अ डीटीडब्ल्यू विद द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, देन इन रिलेशन टू द एसोसिएट टू हुम सच एग्रीमेंट अप्लाइज, और साहब किस एसोसिएट पे वो एग्रीमेंट अप्लाई करता है? जो एसोसिएट दोनों में से किसी ना किसी एक देश का रेसिडेंट है। The provisions of this act shall apply to the extent more beneficial as per section 94, and associate not being a resident to whom this DTW applies, अच्छा, shall not be entitled to claim the relief unless a certificate of his being resident in other country is obtained by him from the government of that country, and as per section 95 आपको कुछ additional information देनी पड़ सकती है मुद्दे वाली बात के। Considering these provisions on Mr. Robert, the provisions of income tax act shall apply to the extent it is more beneficial. But in this case, the DTW are beneficial, then the provisions of DTW will apply. Per most important. However, as Mr. Robert is an NR to avail the benefit of DTW, he has to obtain a TRC from the government of USA and produce to income tax authorities. ठीक बात है साहब। अच्छा, एक छोटी सी बात देख लें, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है साहब नॉन डिस्क्रिमिनेशन का, वो पूरे दुनिया में जो फंडामेंटल लॉज में से एक लॉ है, वो ये लॉ बेसिकली ये बोलता है कि साहब मान लीजिए कि अगर कोई इंडियन कंपनी है और कोई फॉरेन कंपनी है, दोनों इंडिया में सेम तरीके का बिजनेस कर रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट के जो लॉज होने चाहिए, वो जिस तरीके के लॉज वो इंडियन कंपनी पे लगाती है, वैसे ही लॉज उन्हें यूएस कंपनी मतलब फॉरेन कंपनी पे भी लगाने चाहिए, चाहे वो टैक्स लॉज हो चाहे वो बाकी लॉज हो। मतलब जिस तरीके के कंप्लायंसेस
जिस तरीके के चार्जेस इंडियन कंपनी पे लगते हैं in doing the same kind of business, the same kind of compliances and the same kind of charges shall be levied on the foreign company also, अगर वो उस तरीके का बिजनेस कर रही है। मतलब जो फॉरेन कंपनी पे लगने वाले कंप्लायंसेस और जो फॉरेन कंपनी पे लगने वाले चार्जेस मतलब टैक्स वगैरह हैं, वो उस फॉरेन कंपनी के लिए लेस फेवरेबल नहीं होने चाहिए, मींस इक्वली फेवरेबल होने चाहिए। मींस व्हाट आर द प्रोविजंस एंड कंप्लायंसेस being applicable to the Indian company, same provisions and compliances shall be applied on फॉरेन कंपनी ऑल्सो। ठीक बात। अच्छा, पर सर एक बात बताओ, इंडियन कंपनी पे तो टैक्स रेट 25 या 30% है, फॉरेन कंपनी पे तो टैक्स रेट 40% था, अब घटा के 35% हुआ है, तो क्या ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन के क्लॉज का वायोलेशन नहीं है? नहीं साहब, इन्होंने यहाँ पे लिख के दे दिया कि अगर टैक्स रेट अगर हम फॉरेन कंपनी से ज्यादा ले रहे हैं तो इसे नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो इसे ये ना माना जाए कि हम उस फॉरेन कंपनी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। चले साहब, मतलब टाइम पास नहीं करते। अच्छा, कंट्रीज विद विच नो अग्रीमेंट एग्जिस्ट, अगर ऐसी कंट्रीज जिनके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है उन्हें हम जो रिलीफ प्रोवाइड करेंगे इट वुड बी नोन एज यूनिलैटरल रिलीफ। और हम यूनिलैटरल रिलीफ आपको कितना देंगे? डब्ल्यू टैक्स इनकम का इंडियन रेट ऑफ टैक्स निकाल लो और फॉरेन रेट ऑफ टैक्स, दोनों में से जो भी लोअर होगा उतना आपको रिलीफ मतलब रिबेट अंडर सेक्शन 91 मिल जाएगा। अच्छा, बात साहब जो है ये वो ना क्वेश्चन को करने से आएगी। अच्छा, तो चलिए फिर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, छोटी सी बात और आपको आपके साथ कर लें। और हाँ साहब, जो आपको सेक्शन 91 में जो आपको रिलीफ मिलेगा वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद मिलेगा। पहला, DTAA नहीं होना चाहिए, असेस इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए, इनकम शुड बी सब्जेक्ट टू द फॉरेन कंट्री, इनकम शैल अकर अराइज आउटसाइड इंडिया, और वो इनकम इंडिया में डीम्ड होकर अराइज नहीं होनी चाहिए, और आपने उस फॉरेन कंट्री पे उस पर टैक्स पे किया, और जो आप टैक्स पे कर रहे हैं ये आप TDS के फॉर्म में भी कर सकते हैं या फिर सेल्फ असेस्ड टैक्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं, मतलब विद होल्डिंग टैक्स भी हो सकता है या फिर अदरवाइज भी हो सकता है। अच्छा, तो इसे क्वेश्चन देखेंगे। नंदिता, अच्छा, नंदिता एन इंडिविजुअल रेसिडेंट रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ प्रसार भारती एज्ड 60 इयर्स, अच्छा, is a well known dramatist driving income of 1,10,000 from theatrical work played abroad। अच्छा, तो इन्होंने विदेश से 1,10,000 रुपए कमाए हैं अपने प्ले से, इसका मतलब आप इसे बिजनेस प्रोफेशन में काउंट कर सकते हैं। चले, टैक्स ऑफ 11,000 वॉज डिडक्टेड इन द कंट्री वेयर द प्लेस वेयर परफॉर्म, मतलब इन्होंने 1,10,000 रुपए कमाए जिसमें से 11,000 का TDS ऑलरेडी हो गया। फॉरेन कंट्री में साहब जो आपका टैक्स जो है वो हो सकता है TDS के फॉर्म में हो या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स के फॉर्म में हो, बट यूजुअली ये TDS के फॉर्म में होता है। तो अगर आप देखेंगे इंडिया के टैक्स लॉज में भी यही कहा गया है कि आप जब फॉरेनर को जब आप पेमेंट वगैरह कर रहे हैं उसका TDS कर लो, और अगर आपने प्रॉपर तरीके से TDS कर लिया देन दैट फॉरेनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल हिज ITR इन इंडिया। ठीक बात है। अच्छा, इन सम केसेस। अच्छा, तो इन्होंने जो 1,10,000 रुपए कमाए थे इसमें ऑलरेडी 11,000 रुपए का TDS हो गया, मतलब रेट ऑफ टैक्स ऑफ फॉरेन कंट्री कितना? 10% है। अच्छा, इंडिया डज नॉट हैव अ DTAA अंडर सेक्शन 90 ऑफ द इनकम टैक्स रेट, मतलब ये हुआ कि जिस कंट्री से इन्होंने पैसे कमाए हैं उस कंट्री के साथ इंडिया का DTAA नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? यूनिलैटरल रिलीफ। तो यहाँ पे साहब नंदिता जी को क्या मिलेगा? यूनिलैटरल रिलीफ अंडर सेक्शन 91। अच्छा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हर इनकम इन इंडिया अमाउंट्स टू 6,10,000 इन व्यू ऑफ टैक्स प्लानिंग शी हैज डिपॉजिटेड 1.5 लाख इन PPF। तो साहब आपने 1.5 लाख रुपए PPF में जमा कराया, आपको ATC मिल जाएगा 1.5 लाख रुपए का इफ यू आर इन ऑप्शनल रेजिम। अच्छा, एंड पेड कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC, अगर आप अप्रूव्ड पेंशन फंड ऑफ LIC में पैसा जमा करते हैं डियर तो आपको ATCCC मिल जाता है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है डियर की ATCCC, ATCCD1 और 1, हाँ ATCCD1 मतलब ATCCC और ATCCD1 इन तीनों का जो कंबाइंड जो मतलब सीलिंग लिमिट है एज पर सेक्शन 80CC वो 1.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब 1.5 लाख रुपए आपने ऑलरेडी PPF के नाम के ले लिए, और आपने जो अप्रूव्ड पेंशन फंड LIC में 32,000 रुपए जमा कराए, भले आपने जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो आपने 1,82,000 रुपीज किया, बट जो आपको डिडक्शन मिलेगा ग्रॉस टोटल इनकम से अंडर सेक्शन 80C वो आपका मतलब ये दोनों का मिला के जो आपको मिलेगा डिडक्शन दैट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू 1,50,000 एज पर सेक्शन 80CCE। आई होप आपको बात समझ। अच्छा, शी आल्सो कंट्रीब्यूटेड 28,000 रुपीज टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। हाँ, आप ATD आप क्लेम कर सकते हैं, और चूंकि आप 60 ईयर्स या इससे ज्यादा के हैं तो 50,000 रुपए तक मिल जाएगा, तो पूरा 28,000 आपको मिल गया। अच्छा, एंड गिव पेमेंट टू मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 26,000। हाँ, और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं तो 25,000 या 50,000 ऐसा केस में भी आपको ATD मिल जाएगा।
टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ अवर मदर। हाँ, पर यहाँ पे देखेंगे मदर इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ 84 ईयर्स। अगर ये मदर 84 ईयर्स की है, मतलब 60 ईयर्स या इससे ज्यादा, तो 50,000 तक मिल जाएगा। बट अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो सिर्फ 25,000 मिलेगा, भले आपने 25 से ज्यादा ही वो पैसे क्यों ना जमा किए। अच्छा, तो ये बातें हो गई। कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ नंदिता assuming that she has opted out। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मुझे बताएंगे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। यूनिलैटरल रिलीफ बिकॉज इंडिया डू नॉट हैव अ डीटीडब्ल्यूए विद द कंट्री, जहां से आपने ये 1,10,000 रुपए कमाए थे। और चूंकि आप इंडिया के रेजिडेंट हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स होगी। तो चलिए मुझे बताएंगे सारे बच्चे, सबसे पहले फॉरेन इनकम कितनी है जो इंडिया में टैक्स होगी। सर 1,10। इंडियन इनकम कितनी है जो इंडिया में टैक्स हो रही है। सर जी 6,10। मुझे बताएं साहब जीटीआई कितना है। 7,20। इस जीटीआई में से एटीसी, एटीसीसीसी, बट ये दोनों लिमिट को कितना मिलेगा, 1.5 लाख रुपए। क्योंकि एटीसी तो 1.5 लाख पूरा ही है और एटीसीसीसी जो है वो 32,000 रुपीज है। बट दोनों जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे एज पर सेक्शन एटीसीसी, और वो रिस्ट्रिक्ट होकर कितने मिलेंगे आपको, 1.5 लाख। ठीक बात है। अच्छा, ईटीडी आपको मिल जाएगा, अपने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा जमा कराया 28,000 रुपए, और ईटीडी आपको अपनी मदर के लिए मिल जाएगा 25,000 रुपए। आपको अपनी मदर के लिए मिल जाएगा कितना, 25,000 रुपए। तो आपका टोटल इनकम कितना आया। सर टोटल इनकम आया 7,20 माइनस 1,50 माइनस 25,000 माइनस टोटल इनकम आपका आता है 5,17। अच्छा, और चूंकि आप ऑप्शनल रिजीम में है तो आपके ऊपर जो स्लैब लगेगा वो 3 लाख रुपए वाला लगेगा। तो इस 5,17 की आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आती है विद हेल्थ एंड एजुकेशन से। सर 17,000 का 20%, और पहले 3 लाख रुपए नल, 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5% बोले तो 10,000। तो ये बन गया 10,000, 13,400 प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से। तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो बनती है 13,936। बट क्या ये फाइनल टैक्स पेबल है, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप जो है रिलीफ के लिए एलिजिबल हैं अंडर सेक्शन 91। तो आपको सेक्शन 91 का रिलीफ मिल जाएगा। सो दिस टैक्स लायबिलिटी विल गेट रिड्यूस्ड टू रिलीफ अंडर सेक्शन 91। हाँ बट साहब ये रिलीफ कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। रिलीफ कितना होगा, सबसे पहले आप निकालेंगे इंडियन रेट ऑफ टैक्स। अच्छा, तो इंडियन रेट ऑफ टैक्स कितना है। सर इंडियन रेट ऑफ टैक्स है जो हमारा इंडिया में इनकम है और जो हमारा टैक्स है उसका एवरेज। तो इंडिया में हमारी इनकम है 13,936, और हमारा मतलब इंडिया में हमारा टैक्स है 13,936 ये, और इनकम है साहब 5,17। तो दोनों का जो है एवरेज निकाल लें। इंडियन रेट ऑफ टैक्स बनता है इंटू 100 और 2.6955 करके, तो इसको आप राउंड ऑफ करके 6 कर सकते हैं, 2.696%। बट फॉरेन रेट ऑफ टैक्स कितना है। फॉरेन रेट ऑफ टैक्स स्टडी अगर आपको यहाँ पे जानकारी दी गई है कि नंदिती की जो इनकम है वो है 1,10,000 रुपए, इसमें से 11,000 का टीडीएस घटा, मतलब 10%। तो फॉरेन रेट ऑफ टैक्स इज 10%। अच्छा, तो मुझे बताएंगे साहब आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 91 कितना मिलेगा। जो भी आपकी डबली टैक्स इनकम है, डबली टैक्स इनकम कितनी है सर, 1,10,000 रुपए जो आपने फॉरेन से कमाया था, उस इनकम पे कोई स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर नहीं है, और उस इनकम को लेके कोई स्पेसिफिक चैप्टर 6 का डिडक्शन आपने क्लेम नहीं किया, इसलिए पूरा 1,10,000 आपका क्या बन गया, डबली टैक्स इनकम। तो आपको रिलीफ कितना मिल जाएगा, डबली टैक्स इनकम बोले तो 1,10 इंटू 2.696%। ये बनता है साहब कितना, 2,966। सो दैट इज द रिलीफ। तो आपको टैक्स पेबल कितना बना, टैक्स पेबल इज 10,970। सो 10,970 रुपए इज योर टैक्स लायबिलिटी। आई होप आपको बात समझे। ठीक है साहब, तो आप इस बात को क्या समझ पाए डियर कि सेक्शन 91 को आपको ऑपरेट कैसे करना है। आपको देखना है कि आपकी डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी है, और उस डब्ल्यू टैक्स इनकम में आपको इंडियन रेट ऑफ टैक्स और जो फॉरेन रेट ऑफ टैक्स है दोनों में से जो भी लोअर होगा उसका आपको इम्प्लीकेशन उसमें लेके आपको उसका डिडक्शन दे देना। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। दैट इज अ गुड क्वेश्चन। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 मिस हिंदू अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज अ रेजिडेंट ऑफ बोथ इंडिया एंड अ फॉरेन कंट्री। चलें, विद व्हिच इंडिया हैज अ डीटीडब्ल्यू, यहाँ पे इंडिया और उस फॉरेन कंट्री के बीच में डीटीडब्ल्यू है। अच्छा,
विच प्रोवाइड्स दैट, ध्यान दीजिएगा DTW में बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, विच प्रोवाइड्स दैट द इनकम विल बी टैक्सेबल इन द कंट्री वेयर इट इज अर्नड एंड नॉट इन द अदर कंट्री। मतलब साहब जिस देश में आप उस पैसे को कमाते हैं वो पैसा सिर्फ वहीं पे टैक्स होगा। मतलब फोर्थ कंट्री में रेजिडेंट कंट्री डू नॉट हैव अ राइट टू इंपोज अ टैक्स, आगे पढ़ेंगे, बट would be included for computation of tax rate in such other country। मतलब रेसिडेंट कंट्री अपने देश में उस इनकम को, जिस इनकम को आपने किसी और देश में अर्न किया और उस पर टैक्स दे दिया, उस इनकम पे रेसिडेंट कंट्री टैक्स तो नहीं लगा सकती, बट अपने देश की इनकम में उसे इंक्लूड कर सकती है टू कैलकुलेट द इफेक्टिव टैक्स रेट। मतलब इसमें हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एग्जामिनेशन विद प्रोग्रेशन मेथड। अच्छा, हर इनकम इज 325 फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया एंड 6 लाख फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन कंट्री। इन फॉरेन कंट्री द रेट ऑफ टैक्स इज 20%। अच्छा, तो आपकी इनकम इंडिया में 325 है और फॉरेन कंट्री में आपकी इनकम 6 लाख रुपए है और फॉरेन कंट्री में रेट ऑफ टैक्स 20%। ड्यूरिंग द ईयर शी पेड 32,000 टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हर मदर एनआर। तो अगर आप नॉन रेसिडेंट के लिए देते हैं तो 25,000 रुपए अलाउड है। अच्छा, अब भले वो आपकी मदर आपके ऊपर डिपेंडेंट हो या ना हो, आपने जो पे किया वो आपने पे किया है अदर देन कैश, तो आपको 25,000 तक का 80D में डिडक्शन मिल जाएगा। हाँ, अगर आप ऑप्शनल रेजिम में है तो। आपसे पूछा गया कंप्यूट द टैक्स पेएबल बाय मिस हिंदू इन इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर एग्जामिनेशन विद प्रोग्रेशन नहीं होता, बहुत ध्यान से, अगर यहाँ पे एग्जामिनेशन विद प्रोग्रेशन नहीं होता और यहाँ पे अगर फुल एग्जामिनेशन होता, लेट्स से इट इज द केस ऑफ फुल एग्जामिनेशन मेथड, तो क्या होता, ये जो 6 लाख रुपए आपने विदेश में कमाए हैं ना साहब, ये 6 लाख रुपए फ्रॉम बिजनेस इन द फॉरेन कंट्री, ये पूरा ही खत्म हो जाता। ये हम कंसिडर ही नहीं करते टू कैलकुलेट योर इनकम इन इंडिया। ठीक बात है। तो उस केस में क्या होता, आपकी इंडियन इनकम कितनी है, 325। इंडियन इनकम आपकी कितनी है, 325, और इसमें से हम 25,000 रुपए आपका जो है ATD माइनस कर देते, आपकी इंडिया की इनकम कितनी है, 3 लाख रुपए। और आपकी इंडिया की इनकम अगर 3 लाख रुपए है तो आपको सर जी 87A का रिबेट मिल जाता, आपका टैक्स पेबल नहीं हो जाता। क्या मेरी बात समझ पाए, आपका टैक्स पेबल कितना हो जाता, आर यू गाइस गेटिंग। अच्छा, आपका टैक्स पेबल कितना हो जाता साहब, नील हो जाता। अच्छा, ठीक है। पर यहां पे इन्होंने क्या कहा हुआ है कि जो फॉरेन इनकम है, जो फॉरेन इनकम है वो आपकी इंडिया की इनकम में इंक्लूड होगी टू कैलकुलेट द रेट ऑफ टैक्स। तो हमें फॉरेन इनकम को इंडिया में इंक्लूड करना पड़ेगा, बट इस पर टैक्स नहीं लगा सकते, सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इंडियन इनकम 325, फॉरेन इनकम ऑल्दो ये एग्जम्प्ट है बट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ टैक्स, GTI 925 माइनस ATD, और जो ATD मिलेगा वो आपको इंडियन इनकम से मिलेगा 25,000 रुपए। अच्छा, तो आपका टोटल इनकम कितना बना, 9 लाख, और इस 9 लाख पे आपका टैक्स कितना बनता है सर, 9 लाख पे टैक्स कितना बनेगा। आप चूंकि ऑप्शनल रिजीम में है और आपकी एज वगैरह तो मेंशन नहीं है, तो फिर हम ये मानेंगे कि जो पहला जो स्लैब है वही आपके लिए लगेगा। तो 4 लाख का 20% प्लस 12,500 प्लस 4%, तो उस पर टैक्स बनता है सब 96,200। क्या मेरी बात समझ पाए। और रेट ऑफ टैक्स कितना बना, रेट ऑफ टैक्स बना सर जी 10.689% ले लें। ठीक है, तो ये हमने रेट ऑफ टैक्स निकाल लिया। अब इस रेट ऑफ टैक्स को हम आपकी इंडिया वाली इनकम पे लगा देंगे और आपका इंडिया में टैक्स पेबल कितना हो जाएगा, इंडिया की इनकम है साहब 325 माइनस 25,000 का ATD 3 लाख रुपए इंटू 10.689%। राउंड ऑफ करके आपके इंडिया में जो टैक्स पेबल बनती है वो बनती है 32,070। अच्छा, मतलब थोड़ा सा मेरी बात पे थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिएगा, ये राउंड ऑफ करने का इशू है। यहाँ पे आप जिस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे आपका आंसर निकल जाएगा। हमने यहाँ पे ना इसको थोड़ा हायर साइड में ले लिया था, हमने ले लिया था 10.689%, बट आप इसको अगर 10.688% लेंगे तो आपका आ जाएगा 32,060। ऐसा केस में भी दोनों आंसर है। आपको सब इंडिया में जो टैक्स देना है वो आपको देना है 32,000 रुपए। तो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले केस में आपके इंडिया में टैक्स कितना बन रहा था, नील, क्योंकि आपकी इंडिया में टैक्सेबल इनकम बन ही नहीं रही मतलब रही थी। बट जैसे आपने फॉरेन इनकम को भी इंक्लूड कर लिया टू कैलकुलेट द रेट ऑफ टैक्स, आपका इंडिया में टैक्स बन गया। ठीक बात। अच्छा, सेकंड इन्होंने पूछा है ऑल्सो शो द टैक्स पेबल बाय इन इंडिया हैड देयर नो DTAA। अच्छा, अगर कोई DTAA नहीं होता
तो फिर साहब आपको कितना टैक्स इंडिया में देना पड़ता। तो ध्यान दीजिएगा, इंडियन इनकम, फॉरेन इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 925, टोटल इनकम 9 लाख, वो तो सब कुछ सेम रहता। अच्छा, इस टोटल इनकम 9 लाख पे जो टैक्स पेबल है वो भी सेम रहता। कितना, 9 लाख पे टैक्स पेबल कितना बनता, 96,200, इसमें तो कोई चीज नहीं आता। अच्छा, अब हम देखेंगे रिलीफ अंडर सेक्शन 91। रिलीफ अंडर सेक्शन 91, इंडिया रेट ऑफ टैक्स कितना है, इंडियन रेट ऑफ टैक्स सर आपने निकाला तो था, इंडियन रेट ऑफ टैक्स वो है 10.689%। और फॉरेन रेट ऑफ टैक्स कितना है, हिंदू ने जो 6 लाख रुपए विदेश में अर्न किए थे इसमें उन्होंने 20% टैक्स दिया था। ठीक बात है, तो फॉरेन रेट ऑफ टैक्स इज 20%। तो दोनों में से लोअर क्या है, इंडियन रेट ऑफ टैक्स, और उस पर हम 6 लाख रुपए में हम आपको रिलीफ दे देंगे। ये कितना बना, 64,134 समथिंग माइनस 96,200। तो आपका टैक्स पेबल वही बनता है 32,060 समथिंग, मतलब हाँ 066 है ना, तो राउंड ऑफ करके 32,070 बनता। चलो, तो आई होप आपको बात समझ आई डियर कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 को जरूर से घर पे देखें, 5 को भी घर पे देखें। इसमें हाँ फॉरेन टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं। अब मेरी बात पर डियर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपने क्या इस बात को समझा, किस बात को, कि सर हमें जो है वो किस तरीके से रिलीफ के मैकेनिज्म को चलाना है। एक ना छोटी सी बात हम यहाँ पे आपसे करना चाहेंगे सर। आपको पता है बायलैटरल रिलीफ जो दिया गया है वो दिया गया है सेक्शन 90 में। अच्छा, बायलैटरल रिलीफ ऑपरेट कैसे करता है, बायलैटरल रिलीफ के लिए डियर आपको जिस देश के आप रेजिडेंट हैं, जिस देश के आप टैक्स रेजिडेंट हैं, आपको वहां से टीआरसी लेके जमा करना पड़ता है। देन द बायलैटरल रिलीफ मैकेनिज्म विल वर्क। अच्छा, मैं एक छोटा सा आपके साथ एक केस डील करना चाहता हूं और मैं बायलैटरल रिलीफ की आपको इंप्लीकेशन समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मिस्टर सी ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर सी ऑफ इंडिया अर्न्स रॉयल्टी ऑफ $10,000 फ्रॉम मिस्टर डी ऑफ यूएसए इन जून 2024। अच्छा, मिस्टर सी ऑफ इंडिया अर्न्स रॉयल्टी ऑफ $10,000 फ्रॉम मिस्टर डी ऑफ यूएसए इन जून 2024। अच्छा, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे डियर, होता क्या, आप जब एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो डिटेल्स दी रहेंगी, आपको जो एसएससी के फॉरेन इनकम की डिटेल्स दी रहेंगी, या आप एग्जाम में जो क्वेश्चन करेंगे तो आपको एसएससी की जो फॉरेन टैक्स जो एसएससी ने पे किया उसकी जो डिटेल्स दी रहेंगी वो या तो आईएनआर में दी रहेंगी, अगर दी है साहब तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, या आपको वो डिटेल्स फॉरेक्स में मींस फॉरेन करेंसी में दी रहेंगी। मतलब सर जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने यहाँ पे इंदू वाला केस देखा, यहाँ पे लिखा हुआ था इंदू जी ने 6 लाख रुपए विदेश से कमाए, इंदू जी ने 6 लाख रुपए विदेश से कमाए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था साहब, 6 लाख रुपए फ्रॉम बिजनेस इन फॉरेन कंट्री, तो साहब ये आपको आईएनआर में दिया गया है, और यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने 20% उस पर टैक्स पे किया, मतलब 1,20,000 रुपए का टैक्स दिया हुआ, ये भी आपको डिटेल आईएनआर में दी गई है। अब लेट्स से यहाँ पे अगर ये लिखा होता कि इंदू ने $1,00,000 विदेश से कमाए और उस पर 20% के रेट पे टीडीएस पे किया, तो अब हमारे लिए ये परेशानी होती कि हम उस $1,00,000 को इंडिया में कैलकुलेट करने के लिए आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करें। क्या मेरी बात किसी को समझ आ रही है? आपको साहब बहुत ध्यान से 90% केसेस में जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा उसमें सारे डिटेल्स आईएनआर में दिए रहेंगे, नो डाउट सारे डिटेल्स आईएनआर में दिए रहेंगे। बट क्या होता है ना, कभी कभी ना कुछ बच्चों का, इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ भी ऐसा ही था कि हम तब एग्जाम देने पहुंचते हैं, हम उस अटेम्प्ट में एग्जाम देने पहुंचते थे, इंक्लूडिंग मी, जब इंस्टीट्यूट एक्सेप्शन कराने के मूड में रहता था। ठीक बात है, सो काउंट मी इन ऑल्सो, मतलब मैं भी वैसा ही था कि जब भी मैं एग्जाम देने के लिए गया इंस्टीट्यूट एक्सेप्शन कराता था। आपको छोटी सी बात बताऊं, चलिए टाइम पास हो जाएगा फिर भी सुन लें। आपके ना सिलेबस में ना फ्लो चार्ट होता था, जो बच्चे रिलेट कर सकते हैं किसी जमाने में फ्लो चार्ट होता था। अच्छा, हुआ क्या, आपको अपनी कहानी बताता हूं। हर बार एग्जाम में फ्लो चार्ट आता था, सीए इंटर के आईटीएसएम का पेपर होता था, हर बार एग्जाम में फ्लो चार्ट आता था। ठीक बात है, होता क्या था, उस फ्लो चार्ट में क्या होता था, इंस्टीट्यूट आपको ना एक केस देता था और कहता था साहब इसका फ्लो चार्ट बना। 100% केसेस में ऐसा होता था, 100%। मैं इस अटेम्प्ट में एग्जाम देने के लिए गया, वहां पे इंस्टीट्यूट ने फ्लो चार्ट दे दिया और कहा कि इसका केस लिखो। बताएं,
हर बार क्या होता था कि आपको केस दिया रहता था, उसका फ्लो चार्ट लिखने के लिए मतलब उसका फ्लो चार्ट बनाने आता था। मैं जिस अटेम्प्ट एग्जाम देने के लिए गया वहां पे साहब फ्लो चार्ट बना हुआ था। मैंने जब पेपर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि साहब ये लीक तो नहीं हो गया, मतलब पेपर की जगह आंसर तो नहीं आ गया, क्योंकि फ्लो चार्ट बना हुआ था। फिर बाद में मैंने क्या पढ़ा कि इस फ्लो चार्ट को हमने दे दिया है, आप इसका एक केस स्टडी बना के। तो इसका मतलब जो रिवर्स, मतलब जो चीजें, जो मतलब डायरेक्ट जो चीजें होती थी वो रिवर्स में आ गई। ठीक बात है। बट हाँ, यहाँ पे काम आता है आपका कॉन्सेप्ट। मैंने साहब उस ITSM के एग्जाम में और इंक्लूडिंग ऑल माय एग्जाम्स आई हैव स्कोर्ड एग्जामिनेशन, और उसमें मेरा एग्जामिनेशन आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 67 या 68 मार्क्स आए थे। रीजन क्या था? कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। इसी तरीके से साहब ये जो आपको एग्जाम में, चलो टाइम पास ज्यादा हो गया, अब एग्जाम में जो आपको डिटेल्स रहेंगी, 99% केसेस, मतलब 99 कहना सही नहीं है, 90% केसेस में आपको सिर्फ INR मेंशन होगा। जैसे इस वाले केस में मेंशन था कि साहब इंदु ने 6 लाख रुपए विदेश में कमाए और उस पर 20% का टैक्स दिया। जैसे इस वाले केस में मेंशन था, इन्होंने 1,10,000 रुपए विदेश में कमाए और उस पर 11,000 का टैक्स दिया। बट अगर ये डिटेल्स अगर INR में ना आके फॉरेक्स में आ गई, विदेशी करेंसी में आ गई, तो आप क्या करेंगे? तो आपको दो चीजों का INR में कन्वर्जन करना पड़ेगा। दो चीजों का, किन किन चीजों का? एक तो साहब जो इनकम आप अर्न कर रहे हैं उसे INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा, और दूसरा जो टैक्स आपने पे किया उसका आपको INR में कन्वर्शन करना पड़ेगा। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि मिसेस नंदिता, अच्छा, ने 1,10,000 रुपए न कमा के $10,000 विदेश में कमाए और उसने $1,000 का टैक्स पे किया, अब क्या हो? तो आपको ये इनकम है, तो आपको इस इनकम को INR में कन्वर्ट करना होता, और ये विदेश में पे किया गया टैक्स है, इस टैक्स को आपको INR में कन्वर्ट किया गया। अब मुझे बताएं, क्या जब आपने इनकम कमाया और जब आपने टैक्स पे किया, दोनों का डेट सेम हो सकता है? सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे? अगर टैक्स आपका TDS में कटा, तो जब आपके पास इनकम आएगी उसी समय वो टैक्स कट गया, तब तो डेट सेम होगा। और टैक्स आपका अगर TDS के फॉर्म में नहीं कटा, अगर आपने बाद में सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया, तो उसका रेट अलग हो सकता है। और बहुत सारे देशों में साहब, बहुत सारे देशों में TDS को काटने का मैकेनिज्म अलग होता है। वो तो हमारे इंडिया में है ना कि एट अ टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर यू हैव टू मेक TDS। बहुत सारे देशों में ऐसा नहीं होता। तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि जिस डेट में आपने इनकम अर्न की और जिस डेट में आपने टैक्स पे किया, वो दोनों डेट्स अलग अलग हो। गेटिंग? तो साहब फिर ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो हमें उस इनकम को INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो टैक्स हमने विदेश में पे किया है हमें उसे INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर इतनी देर से आप यही तो बोल रहे हो, इसका फॉर्मूला क्या? अच्छा, इनकम को INR में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं रूल 115, और फॉरेन करेंसी में जो आपने टैक्स पे किया उसे INR में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं रूल 128। अच्छा, इन सारी चीजों को मैंने सिंप्लीफाई करके आपको दिया है, परेशान नहीं होना। तो इनकम को हम INR में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपकी कौन कौन सी इनकम हो सकती है साहब? आपकी इनकम हो सकती है फ्रॉम सैलरी, आपकी इनकम हो सकती है फ्रॉम सैलरी। तो अगर सैलरी की इनकम अगर आपने विदेश में अर्न की है, तो उसे हम, अगर वो फॉरेक्स में दिया गया है, तो उसे हम इंडिया में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम हमेशा इंडिया में इनकम को कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं TTBR, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट ऑफ दैट फॉरेन करेंसी। वो तो सर ठीक है, किस दिन का TTBR यूज करेंगे? अच्छा, अगर सैलरी इनकम है साहब, तो आपको किस दिन का TTBR यूज करना है? लास्ट डेट ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सैलरी इज ड्यू, पेड इन एडवांस और इन एरियर्स। मतलब जिस भी महीने की सैलरी है, मतलब ड्यू या किसी महीने की सैलरी आपको पहले ही मिल गई या आपको एडवांस मिल गई, मतलब जिस भी मंथ की सैलरी है वो उसके पिछले महीने की आखिरी तारीख। तो मान लीजिए कि सैलरी है वो अप्रैल 2025 की है, सैलरी अगर अप्रैल 2025 की है, तो आपको TTBR किस दिन का यूज करना है? 31 मार्च 2025 का TTBR यूज करना है, क्योंकि आपको TTBR कौन सा लेना है? लास्ट डेट ऑफ द मंथ, मतलब महीने की आखिरी तारीख। बट साहब कौन से महीने की? मंथ कौन सा होना चाहिए? मंथ वो होना चाहिए जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग हो, किसके? द मंथ इन विच सैलरी इज ड्यू, पेड और इन एडवांस और सैलरी इन एरियर। मान लीजिए कि सैलरी, अगर मान लीजिए जून महीने की सैलरी $20,000 है, तो आपको कौन सा TTBR यूज करना है? 31 मई का TTBR यूज करना है। तो 31 मई का TTBR आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप उस TTBR को लेंगे, इस $20,000 पे लगाएंगे और आपकी सैलरी इनकम इन INR निकल जाएगी। ठीक बात है, सैलरी इनकम इन INR निकल जाएगी।
सर अगर मैंने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी या फिर अगर मैंने मतलब डिविडेंड अर्न किया है तो साहब लास्ट डेट ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रेसिडिंग द मंथ इन विच इनकम इज ड्यू और डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड। जिस भी महीने की इनकम है उसके आखिरी, उसके पिछले महीने के आखिरी दिन, और जिस भी महीने का आपको डिविडेंड वगैरह पे किया गया है उसके पिछले महीने के आखिरी दिन। अच्छा, कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन साहब अगेन जिस मंथ में आपने कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया उसके पिछले महीने की आखिरी दिन। लास्ट डेट ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रेसिडिंग द मंथ इन विच द कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड। अच्छा, तो सर क्या हर बार हम उस इनकम के आखिरी दिन को लेंगे? नहीं डियर, जो आपका रेगुलर नेचर का इनकम होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन तीनों इनकम को देखेंगे, अगर आप इन इनकम को देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, कैप गेन वगैरह, हाँ सैलरी इज एन एक्सेप्शन, क्योंकि सैलरी का जो इंडिया में जो टैक्सेशन होता है साहब, आपको पता है सैलरी में जो इंडिया में जो टैक्सेशन होता है, आपको सैलरी में टीडीएस जो करना होता है वो आपको पेमेंट बेसिस पे करना होता है। अच्छा, नॉर्मली आपकी रिकरिंग इनकम कौन सी होती है? हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, ठीक बात है। अच्छा, तो जो आपकी रिकरिंग नेचर की इनकम होती है डियर, उसमें आप कौन सा रेट लगाते हैं? लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द एसेट। मतलब आपके पास विदेश में कोई हाउस प्रॉपर्टी है जहां से आपको हर महीने लेट से $5,000 का रेंट आ रहा है, ठीक बात है, और उस $5,000 के रेंट पे उस 5,000 डॉलर को हम इंडिया में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पूरे महीने का रेंट कितना हुआ? $60,000। तो क्या हम हर महीने का जो है वो मतलब टीटीबीआर देखेंगे? नहीं, हम 31 मार्च 2025 का टीटीबीआर देखेंगे और उस 31 मार्च 2025 की टीटीबीआर से हम पूरे $60,000 को मल्टीप्लाई करके आपकी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में निकाल देंगे, ठीक बात है। अच्छा, तो हाउस प्रॉपर्टी लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द एसएससी, तो जो भी एसएससी का प्रीवियस ईयर है साहब उसका लास्ट डेट। सो व्हाट एवर इज द प्रीवियस ईयर ऑफ द एसएससी उसका लास्ट डेट। इसी तरीके से साहब अगर आपकी पीजीबीपी इनकम है, अगर आपकी पीजीबीपी इनकम है तो उसका भी, अगर आपकी पीजीबीपी इनकम है तो उसका भी लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द एसएससी। अगर आपकी अदर सोर्सेस की इनकम है एक्सेप्ट डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी और डिविडेंड वाले केस में हमने लास्ट डेट ऑफ द मंथ देखा था, तो अगर आपकी अदर सोर्सेज की और कोई इनकम है तो उसके लिए भी क्या? लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द एसएससी, मतलब एसएससी के प्रीवियस ईयर का जो भी लास्ट डेट है उसका टीटीबीआर ले लो। अच्छा, बट सर एक बात बताओ, अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जो इंगेज्ड है इन द ऑपरेशन ऑफ शिप, आपको पता है साहब जो भी नॉन रेसिडेंट इंगेज्ड होता है इन द ऑपरेशन ऑफ शिप, उसके लिए हम यूजुअली और पूरी दुनिया में उसका जो उसकी जो असेसमेंट होती है वो पर विजिट के हिसाब से होती है। आप जब भी आओ आपके हर उस विजिट में आपका असेसमेंट हो गया। सेम रूल ऑल्सो अप्लाई इन इंडिया। याद करें सेक्शन 172 वो क्या बोलता है, अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में आता है, इंडिया से कोई पैसा कमाता है, तो हम उसको इंडिया छोड़ के जाने से पहले ही हम उसका असेसमेंट करके उसका टैक्स पेबल निकाल के उसको दे देते हैं। अब या तो वो टैक्स पे करके जाएगा या वो सफिशिएंट अरेंजमेंट करके जाएगा तो ही वो इंडिया के बाहर जा सकता है। अच्छा, तो अगर आप इंगेज्ड हैं इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ शिप बीइंग अ नॉन रेसिडेंट, तो फिर आपके लिए हम क्या यूज करेंगे? लास्ट डेट ऑफ द मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ इन व्हिच सच इनकम इज डीम्ड टू अकर अराइज इन इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा सर जी, जो रिकरिंग नेचर की इनकम है, बीइंग हाउस प्रॉपर्टी, बीइंग पीजीबीपी, बीइंग अदर सोर्सेज एक्सेप्ट डिविडेंड ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, तो पिछले महीने तो मतलब प्रीवियस ईयर का आखिरी दिन। जो नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम है इसमें सैलरी एक्सेप्शन है, या फिर अगर कोई इनकम है अंडर दैट सैलरी, तो जिस महीने की सैलरी की इनकम है उसके पिछले महीने का आखिरी दिन। अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी या फिर डिविडेंड है, जिस महीने में ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आपका अराइज होता है या फिर आपको जो भी मिला है उसके पिछले महीने का आखिरी दिन। कैप गेन जिस महीने आपने कैपिटल से ट्रांसफर किया उसके पिछले महीने का आखिरी दिन। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है हु इज एंगेज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ शिप, तो जिस महीने उसकी इनकम इंडिया में अराइज होती है, डीम्ड टू अराइज होती है, उसके पिछले महीने का आखिरी दिन। तो लेट्स से जून 2024 में इनकम अराइज है, डीम्ड टू अराइज होती है, तो टीटीबीआर ऑफ 31 मई 2024, ठीक बात है। अच्छा, तो ये तो बात होगी साहब इनकम की कि हम इनकम का कन्वर्जन कैसे करेंगे। अगर कोई इनकम फॉरेन करेंसी में दी गई है तो हम उसको इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इनकम गिवन इन द फॉरेन करेंसी इनटू आईएनआर। बट साहब अगर मैंने विदेश में कोई टैक्स पे किया है तो उसको मैं इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करूंगा? ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आपको बात करता है रूल 128। वो क्या कहता है, ध्यान दीजिए, टू कन्वर्ट द फॉरेन टैक्स पेड इन फॉरेक्स। अगर आपने कोई फॉरेन टैक्स फॉरेक्स में पे किया है, बता सर कैसी बातें करते हैं, फॉरेन टैक्स तो मैं फॉरेक्स में पे करूंगा ना, बट एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आता है साहब उसमें आईएनआर, उसमें ज्यादातर आईएनआर रहता है। बट अगेन अगर आप किसी ऐसे अटेम्प्ट में फंस गए जहां पे इंस्टीट्यूट अपने पूरे जो है फॉर्म में था और वो आपको ऐसे क्वेश्चन ड्राफ्ट करके देगा जो मैंने यहाँ डीटीज के अंदर में दिया था, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 को सारे बच्चे यहाँ पे वीडियो यहाँ पे पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसको सॉल्व करें।
जिन बच्चों के पास हमारा डीटी स्कैनर ऑलरेडी है वो क्वेश्चन नंबर 14 को जाके सॉल्व करें, जिनके पास नहीं है वो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मैं ना अपने ग्रुप में इसका आंसर पोस्ट कर दूंगा या मैं इसका आंसर मतलब पोस्ट कर दूंगा, वहां से जाके उसे क्रॉस वेरीफाई कर लें। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं कह रहा हूं एग्जाम में आएगा, मैं क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि ये 3 या 5 अटेम्प्ट पहले एग्जाम में आए और ऐसे बहुत रेयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, बीइंग वेरी फ्रैंक। बट हाँ साहब, जिस तरीके से इंस्टीट्यूट का मूड बदल रहा है वो नॉर्मल क्वेश्चन सब नहीं पूछ रहा। तो अगर आप ऐसे अटेम्प्ट में फंस गए जिसमें ऐसा क्वेश्चन आ गया, बट हाँ दिस इज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन, इससे बड़ा स्टैंडर्ड और नहीं हो सकता आपके लिए, ठीक बात है। अच्छा सो जिन बच्चों का के पास ऑलरेडी डीटी स्कैनर है वो इस क्वेश्चन नंबर 14 को जरूर से करें। क्वेश्चन नंबर 14 साहब कहाँ पे मिलेगा? अच्छा चैप्टर है साहब डीटी स्कैनर में हमारा, जिसका नाम है क्या, अच्छा डबल टैक्सेशन रिलीफ एंड एडवांस रूलिंग चैप्टर नंबर 3। तो इसके क्वेश्चन में इसमें ना क्वेश्चन नंबर 14 है, इस क्वेश्चन नंबर 14 को जरूर से करें। अभी जो हम आपके साथ बातें कर रहे हैं, इस इनकम को इस रेट पे कन्वर्ट करें, उस इनकम को उस रेट पे कन्वर्ट करें, वो सारे फॉर्मूले यूज करते हुए। अच्छा और जिनके पास डीटी स्कैनर नहीं है साहब वो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिस इज द क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आंसर इसका अपने ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, वहां से आंसर को आप वेरीफाई। तो चलिए ये तो बात होगी साहब इनकम की, जो इनकम मुझे फॉरेन करेंसी में दिया है मैं उसको आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करूंगा। बट लेट्स से अगर मैंने विदेश में कोई टैक्स पे किया है तो उसका क्या होगा? अच्छा एज पर रूल 128 टू कन्वर्ट फॉरेन टैक्स पेड इन फॉरेक्स इनटू आईएनआर, हमें जो टीटीबीआर यूज करना है वो हमें कब का करना है? अगेन मंथ वाला कॉन्सेप्ट है। यूज द टीटीबीआर ऑफ द करेंसी ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सच टैक्स इज डिडक्टेड और पेड। तो मान लीजिए कि आपका कोई टैक्स जो है वो मई 2025 में टीडीएस के फॉर्म में कट गया, लेट्स से $1000, तो आप उसे इंडिया में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 30 अप्रैल 2025 का टीटीबीआर का रेट वो इंडिया में आप उसे यूज करें और आपको पता चल जाएगा फॉरेन टैक्स पेड इन आईएनआर, ठीक बात है। रूल 128 क्या बोलता है? यूज टीटीबीआर ऑफ द करेंसी ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द मंथ प्रीसीडिंग द मंथ इन विच सच टैक्सेस डिडक्टेड और पेड। अगर आपने सेल्फ असेसमेंट के फॉर्म में पे किया है लेट्स से कोई टैक्स इन अप्रैल 2026, तो आप 31 मार्च 2026 का टीटीबीआर यूज करेंगे। अच्छा आई होप आपको बात समझ आई डियर, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसको जरूर से करें। और स्कैनर में और तो कोई क्वेश्चन हमें नहीं है, मतलब और तो कोई क्वेश्चन फिलहाल नहीं करना। हाँ कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट और रह गए हैं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी हमने सारे प्रोविजंस कवर कर लिए। हाँ जब भी आप डियर फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करने जाते हैं तो आपको ना फॉर्म 67 भर के देना होता है, और दिस इज हाउ द फॉर्म 67 लुक्स। तो आपको फॉर्म 67 देना पड़ता है और आपको ये सारी जानकारी इसमें फिलअप करके देनी पड़ती है कि आपकी कौन कौन सी इनकम है साहब। इसमें आपने एक मतलब सैलरी इनकम है, मतलब आपकी इनकम आउटसाइड इंडिया कितनी है, अंडर दैट सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, एलटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैप गेन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी वगैरह सारी जानकारी देनी पड़ती है। उसमें आपने कितना टैक्स आउटसाइड इंडिया पे किया, इस वाली इनकम में इंडिया में कितना टैक्स पेबल बनता था वगैरह वगैरह, सारी जानकारी आप देते हैं फॉर्म 67 में। और इसके अलावा आप जिस देश में आपने वो टैक्स पे किया उसकी अथॉरिटी से आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करके देते हैं, और बाकी जो है जिस पर्सन ने आपका टैक्स वगैरह काटा उससे कुछ मतलब डिटेल्स ला के देते हैं, और बाकी आप जो है वो एक्नॉलेजमेंट वगैरह दिखा दें जो आपने टैक्स पे किया है, तो वो भी सफिशिएंट होता है। तो अकॉर्डिंगली रूल 128(8) में आपको कहा गया फॉर्म 61 और कुछ जानकारी आपको देनी पड़ेगी टू क्लेम द फॉरेन टैक्स क्रेडिट। और ये जानकारी आपको कब तक सबमिट करनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर। तो मान लीजिए कि अगर आप प्रीवियस ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं तो ये सारी की सारी जानकारी आपको जो देनी पड़ेगी वो आपको 31 मार्च 2026 तक देनी पड़ेगी। अच्छा अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अपडेटेड मतलब रिटर्न में अगर आपको फॉर्म 67A में मतलब फॉर्म 67 की कुछ जानकारियां देनी है तो आप उस जानकारी को कब तक दे सकते हैं? Such statement and certificate etc. has to be furnished, can be furnished on or before the due date of when such return is furnished. So जब आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं आप तब तक कुछ जानकारी दे सकते हैं। चलिए ये तो हो गया, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी। हाँ एक छोटा सा प्रोविजन देख लें साहब, रिकवरी ऑफ टैक्स इन परसुएंस ऑफ एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट इन द सेंस सर जी कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर बार ही आता है, बट हाँ कभी कभार आ जाता है। तो सेक्शन 228 डील करता है रिकवरी ऑफ टैक्स इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज। मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करना चाहूंगा कि रिकवरी ऑफ टैक्स का मैकेनिज्म काम कैसे करता है, जिसको हम कहते हैं टैक्स रिकवरी प्रोसीडिंग। ऑल्दो इसके बारे में डिटेल में हम आपके साथ बात करेंगे टीडीएस में, पर यहाँ थोड़ा सा समझ लें। मान लीजिए कि मिस्टर इज असेसिन डिफॉल्ट, इन्होंने अपना कोई टैक्स वगैरह पे नहीं किया या इंटरेस्ट पे नहीं किया, पेनल्टी पे नहीं की, फाइन वगैरह कुछ भी ऐसा है जो इन्होंने पे नहीं किया। तो मिस्टर ए के बारे में जो एओ है वो ये मिस्टर ए की पूरी जानकारी जो है वो टीआरओ को फॉरवर्ड कर देता है। टीआरओ बेसिकली टैक्स रिकवरी ऑफिसर अंडर सेक्शन 222, और टीआरओ जो है उसके पास मिस्टर ए की पूरी जानकारी आ गई।
कितना पैसा मिस्टर ए ने नहीं दिया, कितना पैसा मिस्टर ए से रिकवर करना है, वो पूरी की पूरी जानकारी टीआरओ के पास पहुंच गई। टीआरओ ने एक स्टेटमेंट बनाता है, एक स्टेटमेंट ड्राफ्ट करता है जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी। और टीआरओ उस सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी के बेसिस पे अब मिस्टर ए से रिकवरी शुरू करेगा। और मिस्टर ए से रिकवरी करने के लिए वो सबसे पहले क्या अटैच करके सेल करेगा, मिस्टर ए की, बिल्कुल सही बात है, मूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बाद अगर सारे का सारा रिकवरी हो गया, वेल एंड गुड। अगर नहीं हो पाया तो फिर मिस्टर ए की इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो साहब आपकी सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच होकर सेल हो जाएगी, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच होकर सेल हो जाएगी। इसके अलावा तो कोई प्रॉपर्टी बची नहीं, ठीक बात है। अच्छा, तो अगर इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी नहीं बची और पैसे बच गए तो मिस्टर ए को अरेस्ट करके डिटेन किया जा सकता है इन प्रिजन। और मान लीजिए बहुत बार क्या होता है, प्रॉपर्टी को सेल करना इतना आसान नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। तो जब तक प्रॉपर्टी सेल वगैरह नहीं हो पा रही तो टीआरओ क्या करेगा, वो अपॉइंट कर देगा एक रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो टीआरओ विल अपॉइंट अ रिसीवर टू मैनेज द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक बात है। अच्छा, तो साहब ये तो ही आम जिंदगी जहां पे मिस्टर ए इंडिया में है, मिस्टर ए के एसेट्स इंडिया में, तो वही तो उनसे तो रिकवरी आसानी से हो सकती है। अब लेट्स से सर जी मिस्टर ए इंडिया में नहीं है, मिस्टर ए इंडिया से बाहर भाग गए, अपने एसेट्स भी इंडिया से बाहर ले गए, मतलब मिस्टर इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने इंडिया में कोई टैक्स का कोई घपला किया और ये यहां से विदेश भाग गए, एसेट्स वगैरह को भी वो विदेश उन्होंने शिफ्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब हम रिकवरी कैसे कर सकते हैं, या किसी और देश का व्यक्ति, किसी और देश का रेसिडेंट उस देश में टैक्स में कोई घपला करता है, वहां से घपला करके इंडिया आ जाता है और अपने एसेट्स वगैरह को भी इंडिया में शिफ्ट कर देता है। तो साहब अब हम रिकवरी वगैरह का मैकेनिज्म कैसे होगा। अच्छा, डीएल याद करें, डीटीडब्ल्यू जो दो देशों में एंटर होता है उसमें एक और उसमें टैक्स अवॉइडेंस के साथ साथ, डबल टैक्सेशन रिलीफ के साथ साथ एक टैक्स रिकवरी का भी क्लॉज होता है। तो अगर इंडिया ने लेट से कंट्री एक्स के साथ कोई डीटीडब्ल्यू साइन किया तो उसमें साहब उसमें ना टैक्स रिकवरी का भी मैकेनिज्म होता है कि अगर हमारे देश में कोई टैक्स ऑफेंडर है वो अगर आपके देश में भाग गया तो हम आपसे टैक्स कैसे रिकवर कर सकते हैं, और अगर आपके देश का कोई टैक्स ऑफेंडर आपके देश में टैक्स का घपला करके अगर हमारे देश में आ गया, हमारे देश में उसने अपने एसेट्स वगैरह को शिफ्ट कर दिया, तो हम आपको इसकी रिकवरी कैसे करके दे सकते हैं। तो इसकी भी सारी की सारी जानकारी, इसका भी अग्रीमेंट उस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में होता है। क्या मेरी बात समझ पाए। अच्छा, तो सर ये काम कैसे करता है, जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए इज द टैक्स ऑफेंडर इन इंडिया, मिस्टर ए क्या है इंडिया में टैक्स ऑफेंडर, और मिस्टर ए इंडिया में टैक्स ऑफेंड करके फ्लू कर जाते हैं, भाग जाते हैं कंट्री जेड में, ठीक बात है। और हो सकता है कि ये कंट्री जेड के रेसिडेंट हो या इन्होंने कंट्री जेड में अपनी प्रॉपर्टीज को शिफ्ट कर दिया हो या इनकम को शिफ्ट कर दिया हो। मतलब मुद्दे वाली बात क्या है, इंडिया में मिस्टर ए ने टैक्स का घपला किया और चले गए कंट्री जेड। अब अगर मिस्टर ए इंडिया में रहते, इनकी प्रॉपर्टीज इंडिया में होती, तो हम सेक्शन 222 के हिसाब से टीआरओ को सर्टिफिकेट, मतलब टीआरओ को जानकारी देते, टीआरओ एक सर्टिफिकेट ड्रॉ करता और मिस्टर ए की प्रॉपर्टी से रिकवरी शुरू कर देता, बात खत्म हो जाती। पर सर जी मिस्टर ए तो चले गए विदेश, अपनी प्रॉपर्टी को ले गए विदेश, अब हम रिकवरी कैसे करेंगे। तो रिकवरी करने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है इंडिया और कंट्री जेड के बीच में एक टैक्स रिकवरी अग्रीमेंट, जो कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का ही पार्ट होता है। अगर वो अग्रीमेंट है तब तो बात आगे बढ़ेगी, अगर वो अग्रीमेंट नहीं है तो फिर अदर मोड्स ऑफ रिकवरी जैसे साहब फिर आपको जो है वो इंटरपोल की मदद लेनी पड़ सकती है, आपको रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह जारी करना पड़ सकता है, मतलब वो बहुत ज्यादा पेचीदा इश्यूज हैं। अगर अग्रीमेंट है तो हम उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर अग्रीमेंट है, मिस्टर ए ने इंडिया में टैक्स ऑफेंड किया, इंडिया से बाहर भाग गए, तो मिस्टर ए का जो असेसिंग ऑफिसर है इसकी जानकारी टीआरओ को दे देगा कि साहब मिस्टर ए ऐसे ऐसे पर्सन है, इनका इतना टैक्स वगैरह बनता है, ये आपको हमने जानकारी दे दी। पर टीआरओ तो रिकवरी कर नहीं सकता क्योंकि एसेट्स मिस्टर ए की इंडिया में है ही नहीं। तो टीआरओ क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट तो बनाएगा बट वो सर्टिफिकेट सीबीडीटी को फॉरवर्ड कर देगा और सीबीडीटी उस सर्टिफिकेट को कंट्री जेड की अथॉरिटीज के साथ शेयर कर देगी। और अब कंट्री जेड की अथॉरिटीज कंट्री जेड में मिस्टर ए की जो एसेट्स हैं वहां से रिकवरी करेगी, अपने खर्चे को घटाएगी और सीबीडीटी को पैसे दे देगी, बात खत्म हुई। तो ये कब पॉसिबल है, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देन नथिंग इज पॉसिबल, ठीक बात है। कुछ और मोड्स ऑफ रिकवरी है उसकी बात नहीं करते। अच्छा, केस को चेंज करते हैं, लेट्स से मिस्टर सी इज द टैक्स ऑफेंडर ऑफ कंट्री बी और उन्होंने टैक्स ऑफेंड किया और इंडिया, हो सकता है वो इंडिया के रेसिडेंट हो या हो सकता है उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी इनकम इंडिया में शिफ्ट कर दी।
ठीक बात है। मुद्दे वाली बात क्या है कि इन्होंने कंट्री पी में टैक्स का घोटाला किया और इंडिया और कंट्री पी के बीच में जो है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है जिसमें टैक्स रिकवरी की भी बातें मेंशन है। अच्छा, अब कंट्री पी को मिस्टर सी के एसेट्स से टैक्स की रिकवरी करनी है। अब वो कैसे होगा? तो कंट्री पी जो है साहब, कंट्री पी जो है, कंट्री पी की जो अथॉरिटी है वो डिटेल्स रिकवरी सर्टिफिकेट बना के सीबीडीटी को फॉरवर्ड कर देगी। कंट्री पी अपने देश में टीआरओ से रिकवरी सर्टिफिकेट बनवाएगी और इसको सीबीडीटी को फॉरवर्ड कर देगी। सीबीडीटी उस सर्टिफिकेट को लेगा और हमारे देश के टीआरओ को दे देगा। बट सर हमारे देश के किस टीआरओ को देगा? अच्छा, अगर मिस्टर सी इंडिया के रेसिडेंट हैं तो मिस्टर सी के ऊपर जिस भी टीआरओ का क्या है जुरिसडिक्शन, वो सर्टिफिकेट उनको दे दिया जाएगा। और मान लीजिए मिस्टर सी इंडिया के रेसिडेंट नहीं है बट इनकी प्रॉपर्टीज इंडिया में है, तो जिस टीआरओ के जुरिसडिक्शन में मिस्टर सी की प्रॉपर्टीज वगैरह फॉल करती हैं, मिस्टर सी कहां गया साहब? अच्छा, जिस भी टीआरओ के जुरिसडिक्शन में मिस्टर सी की प्रॉपर्टीज वगैरह फॉल करती हैं, उन टीआरओ को ये सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, टैक्स रिकवरी सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अच्छा, तो ये जो टीआरओ होंगे साहब, ये टीआरओ कौन होंगे? टीआरओ हैविंग द जुरिसडिक्शन ओवर द रेसिडेंट और विद इन हुज जुरिसडिक्शन प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। अच्छा, अब टीआरओ को ये सारी की सारी जानकारी दे देगी। टीआरओ जो है वो सेक्शन 222 में दिए गए मैकेनिज्म के हिसाब से रिकवरी शुरू कर देगा, जहां पे वो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर देगा, असेसी को अरेस्ट करके इसको क्या करेगा? डिटेन करेगा इन प्रिजन, और एक रिसीवर अपॉइंट कर देगा फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द असेसी। और जो भी रिकवरी हुई उस रिकवरी में से अपने वो खर्चे वगैरह घटा के जो सम है वो सीबीडीटी को रेमिट कर देगा। रेमिट द सम टू सीबीडीटी आफ्टर डिडक्टिंग हिज एक्सपेंसेस। और सीबीडीटी जो है वो इंडिया के साथ जो भी एग्रीमेंट है उस देश का, उस पैसे को उनको रेमिट कर देगी। आई होप आपको बात समझ आई। तो डियर, ये जो प्रोसेस जो है ये दिया गया है सेक्शन 228A में। मेरे साथ साथ देख लें थोड़ा सा। अच्छा, तो यही सारी बातें साहब यहाँ पे दी गई हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यूनिट का इंडिया में टैक्सेशन कैसे होगा? डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे देश क्या करते हैं, मतलब पहले तो बहुत ज्यादा ये सारी चीजें होती थी, अब तो खैर इतना क्रेज नहीं रहा। बहुत सारी विदेशी कंपनीज ने अपनी बीपीओ यूनिट्स इंडिया में स्टैब्लिश किए हुए थे। बहुत सारी विदेशी कंपनी ने, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने अपना बीपीओ यूनिट इंडिया में स्टैब्लिश किया हुआ है। तो अगर आप अपना बीपीओ यूनिट इंडिया में स्टैब्लिश करते हैं साहब, वो किसी ब्रांच या किसी एसोसिएटेड एंटरप्राइज के फॉर्म में होता है, और वो जो ब्रांच या वो जो एसोसिएटेड एंटरप्राइज होता है वो इंडिया में उस फॉरेन कंट्री का पीई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है एज पर आर्टिकल 5। आपको पता है, इफ अ नॉन रेसिडेंट और इफ अ फॉरेन कंपनी हैज एनी ब्रांच or any fixed place of business in India, it will constitute the PE of that foreign company as per Article 5। ठीक बात है। अच्छा, अब चूंकि अगर आपका आर्टिकल 5 के हिसाब से इंडिया में पीई बन गया, तो आपकी जो इंडिया वाली इनकम होगी, वो इंडिया में टैक्स होना शुरू हो जाएगी। अगर आपका इंडिया में पीई बन गया तो उस पीई से जो इनकम एट्रीब्यूटेबल होगी इंडिया में, वो आपके हैंड में, मींस वो इस फॉरेन कंपनी के हैंड में इंडियन इनकम मान के टैक्स शुरू हो जाएगी एट द रेट्स एप्लीकेबल टू अ फॉरेन कंपनी, बिकॉज यू आर अ पीई ऑफ अ फॉरेन कंपनी, सो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, तो आपकी जो इनकम होगी साहब इंडिया में जो आपकी एक्टिविटीज है, मतलब ईबीसी पीएलसी यूके की ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्स नहीं होगी। बीपीओ यूनिट जो इनका इंडिया में है, वो जो इंडिया में जो एक्टिविटीज कर रहा है और उस एक्टिविटीज के थ्रू इंडिया में जो पैसे कमा रहा है, वो इनकम इंडिया में टैक्स होगी एज पर आर्टिकल 7 बिजनेस प्रॉफिट। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, बट सर ये बात तो हमें सबको पता है, बट लेट्स से एबीसी पीएलसी और बीपीओ यूनिट इन इंडिया, इनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इस बात की संभावना है कि चूंकि ये एबीसी पीएलसी का ही पार्ट है बीपीओ इन इंडिया, उन्होंने उस ट्रांजैक्शन में मैनिपुलेशन किया हो। तो अगर इन दोनों के बीच में, मतलब पीई और हेड ऑफिस के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई सेल या परचेज हुआ है, या इन्होंने अगर आपस में कोई सर्विसेज वगैरह रेंडर की हैं, तो वो सारी सर्विसेज, उन सारे सेल परचेज की, सारे ट्रांजैक्शंस की वैल्यू हम आर्म्स लेंथ प्राइस पे करेंगे। तो इसका मतलब अगर बीपीओ यूनिट इन इंडिया ने एबीसी पीएलसी को कोई सर्विसेज दी है, हम इस सर्विस की इंडिया में जो इनकम निकालेंगे वो हम आर्म्स लेंथ प्राइस के हिसाब से निकालेंगे। ठीक बात है। ये मानते हुए एबीसी पीएलसी एंड बीपीओ यूनिट इन इंडिया आर टू डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटीज। क्या मेरी बात समझ में? अच्छा,
तो देखेंगे एबीसी पीएलसी यूके शैल बी टैक्सेबल फॉर इट्स इंडियन पीई इनकम, दैट इज द इनकम व्हिच कैन बी एट्रिब्यूटेबल टू द पीई इन इंडिया एज पर आर्टिकल 7। और इंडियन पीई की जो हम इनकम निकालेंगे साहब, वो हम ये मानते हुए निकालेंगे कि इंडियन पीई इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस। ठीक बात है। अच्छा, profits of the Indian PE will be determined as it is a separate and distinct entity from its head office. Also, if PE is dealing with the head office, और अगर मान लीजिए PE और head office के बीच में अगर कोई डीलिंग हो रही है, तो हम उस डीलिंग को इस तरीके से कंसिडर करेंगे या उस हिसाब से कंसिडर करेंगे जो कि दो सेपरेट एंटिटीज के बीच में डीलिंग होती है, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी प्राइस या अदर टर्म्स का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो देखेंगे साहब, कंसिडरिंग एचओ एंड पीई एज सेपरेट एंटिटीज, आगे इन अदर वर्ड्स द प्राइसेस ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा रेंडर्ड बाय पीई टू एचओ, अगर पीई ने एचओ को कोई सर्विसेज वगैरह रेंडर की हैं या अगर एचओ ने पीई को अगर कोई सर्विसेज वगैरह रेंडर की हैं, तो हम इसकी जो प्राइसिंग करेंगे, हम इंडिया में जो पीई के हैंड में इनकम निकालेंगे या हम इंडिया में पीई को जो एक्सपेंडिचर अलाउ करेंगे अगर उसने कोई सर्विस एचओ से ली है उसके लिए, तो हम उसको किस बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एएलपी, आर्म्स लेंथ प्राइस। ठीक बात है साहब। तो सर क्या पीए को कोई खर्चे वगैरह अलाउड होंगे? बिल्कुल होंगे, तो मेरे साथ साथ देख लेंगे। अच्छा, डिडक्शंस अलाउड फॉर द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ पीई, तो पीई अपने आप को इंडिया में सर्वाइव करने के लिए, अपना एग्जिस्टेंस करने के लिए जो भी खर्चे करेगी, वो सारे के सारे आपको डिडक्शंस अलाउ हो जाएंगे। अच्छा, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया में आपने अपने बिजनेस पर्पसेस के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किए हैं वो सारे के सारे खर्चे आपको इंडिया में अलाउ हो जाएंगे, इंक्लूडिंग अगर आपने कोई जनरल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वगैरह किया वो भी आपको इंडिया में अलाउ हो जाएगा। तो आई होप डियर आपको बात समझ आई। और हाँ, एक छोटी सी बात जरूर से याद रखें, जो हमने आपको डीटी स्कैनर दिया है साहब, उसके क्वेश्चंस जरूर से कर लें जिन बच्चों के पास डीटी स्कैनर है। जिनके पास नहीं है डियर, वो इंस्टीट्यूट ने जो आपको क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं वो क्वेश्चंस जरूर से कर लें। अब डियर हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस रूलिंग। तो एडवांस रूलिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं दैट व्हाई द कांसेप्ट ऑफ एडवांस रूलिंग एमर्ज्ड, मतलब व्हाट इज द रीजन ऑफ द ओरिजिन ऑफ एडवांस रूलिंग। तो मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर लेट्स से कोई नॉन रेसिडेंट है और वो इंडिया में कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं, तो इस नॉन रेसिडेंट को एक तो इंडियन इनकम टैक्स लॉ की जानकारी होनी चाहिए, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961, और साथ में जो रेलेवेंट डीटीडब्ल्यू है उसकी भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि इस नॉन रेसिडेंट के ऊपर ये दोनों चीजें अप्लाई करेंगी। जिस भी देश के ये रेसिडेंट है उनका डीटीडब्ल्यू और साथ में इंडियन इनकम टैक्स एक्ट भी अप्लाई करेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, बट साहब बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो कि क्लियर नहीं, बहुत सारे नए नए फॉर्म ऑफ बिजनेसेस इमर्ज हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जॉइंट वेंचर इमर्ज हो रहा है, हम आजकल इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। और बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं साहब जो कि अभी भी क्या है, क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छा, अब ये नॉन रेसिडेंट इंडिया आना तो चाहता है, पर इसको इस बात का डर है कि मैं इंडिया में जो बिजनेस कर रहा हूं या मैं जिस फॉर्म के थ्रू वो इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं उसका टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा। तो साहब ऐसे नॉन रेसिडेंट्स को, मेरी शब्दों पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ऐसे नॉन रेसिडेंट्स को जो इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिया में कोई प्रोजेक्ट वगैरह करना चाहते हैं, इंडिया से कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्होंने कर भी दिया है, इनको असिस्ट करने के लिए कि साहब इंडिया में इनका टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा, इंडिया में इनकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, इंडिया में अगर ये कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो अगर इनको कोई इशू है विद इन रिलेशन टू टैक्स लायबिलिटी या विद होल्डिंग टैक्स क्या होगा, या अगर इनकम टैक्स में या फिर डीटीडब्ल्यू में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, या अगर मान लीजिए कि कोई इशू है जो कि क्लियर नहीं है, मींस क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फिर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, उसका इंप्लीकेशन क्या होगा। जब तक इनको इन चीजों की क्लैरिटी नहीं होगी, इंडिया में वो या तो बिजनेस करेंगे ही नहीं या अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो इस क्लैरिटी को देने के लिए 1990s में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई जिसका नाम था, एक हाई पावर अथॉरिटी बनाई गई बेसिकली, जिसका नाम था अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ठीक बात है। तो अथॉरिटी बनी जिसका नाम क्या था, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। बट आज हम जो अथॉरिटी जानते हैं इसका नाम है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। अच्छा, इसमें ये अथॉरिटी से बोर्ड क्यों बना, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये नॉन रेसिडेंट क्या करेंगे, इस अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास आएंगे और अपना एप्लीकेशन दे देंगे।
किस चीज का एप्लीकेशन, कि साहब हमारा इंडिया में टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, या ये जो इशू है ये DTAA में कुछ और इंटरप्रिटेशन निकल रही है, इनकम टैक्स एक्ट में इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और निकल रही है, ये बेसिकली कैसे डील होगा, या हमारे इनकम पे इंडिया में विद होल्डिंग टैक्स कितना होगा, वगैरह वगैरह, इन चीजों की जानकारी दे देंगे, मतलब इन चीजों को लेके अपना एप्लीकेशन दे देंगे। फिर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग इनके एप्लीकेशन को लेगी, उसको जो है स्टडी करेगी और इनको जो है वो सॉल्यूशन रिकमेंड करेगी, अपना रिस्पॉन्स देगी। क्या मेरी बात समझ पाए? तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या करेगी, विल आइडेंटिफाई द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एनआर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, या एनआर ने अगर और भी अगर कोई इसमें कोई इशू वगैरह रेज किया होगा तो उसकी जानकारी दे देगी। अच्छा, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में साहब कौन कौन से लोग होते थे? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कंसिस्ट ऑफ जजेस, इसमें होते थे साहब हाई कोर्ट वगैरह के जजेस जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते थे। अच्छा, बट अब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग खत्म हो गई, अब आ गया बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। इसके पीछे का रीजन क्या है कि सर जी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में चूंकि मतलब जजेस होते थे, और जजेस आपको पता है कैसे काम करते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज रहती थी, बहुत सारी वैकेंसीज रहने की वजह से, क्योंकि साहब जजेस को लगता था वी आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट, हम सर जी गवर्नमेंट की एम्प्लॉय तो है नहीं, ठीक बात है, सो वी आर द पार्ट ऑफ व्हाट, वी आर द पार्ट ऑफ जुडिशरी, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक बात है। इसकी वजह से बहुत सारी वैकेंसीज रहती थी, बहुत सारा बैकलॉग हो गया, बहुत सारा जो है वो हम कह सकते हैं एप्लीकेशन वगैरह जो है एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में पेंडिंग रहने लगा, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि ये झंझट खत्म करते हैं। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग से बन गया बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। अब इस बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में जजेस नहीं होंगे, CITs होंगे, मींस इनकम टैक्स कमिश्नर्स होंगे, जो कि आपको डिसीजन देंगे, ठीक बात है। अच्छा, तो ये तो चले हो गया। मुद्दे वाली बात क्या है डियर, इनिशियली जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जो बनी थी, जो अब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के नाम से जानी जाती है, वो सिर्फ नॉन रेसिडेंट्स के लिए थी, बट धीरे धीरे जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन वाले रेसिडेंट्स हैं उनको भी शामिल कर लिया गया, और जो रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट के साथ कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है और अपनी या उस नॉन रेसिडेंट के टैक्स लायबिलिटी के बारे में जानना चाहता है, उसको भी ऐड कर दिया गया कि आप भी आ सकते हैं, आप भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में अपने इशू को लेकर आए। कुछ PSUs वगैरह को भी अलाउ कर दिया गया वगैरह, पर इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किन बातों को लेके एडवांस रूलिंग ली जा सकती है और किन बातों में एडवांस रूलिंग नहीं ली जा सकती, किन चीजों को लेके आप एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो, मतलब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो, और किन बातों को लेके बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकते। डियर फ्रेंड्स, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग इज अ वेरी हाई पावर्ड अथॉरिटी। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग जो भी अपना जजमेंट देता है, या जो भी अपनी अथॉरिटी या फिर जो भी अपनी रूलिंग देता है, जजमेंट इज नॉट अ राइट वर्ड, जो भी अपनी रूलिंग देता है, वो रूलिंग डिपार्टमेंट पे बाउंड हो जाती है, और डिपार्टमेंट यूजुअली उन रूलिंग के अगेंस्ट कोई भी अपील वगैरह नहीं करता। अगर बहुत एक्सेप्शनल कोई केस हो जाए जो बिल्कुल ही अलग रूलिंग बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग से आ गई, एक्ट बिल्कुल कुछ और बोलता है, तो दैट इज एन एक्सेप्शन, वो एक अलग चीज है। बाकी 99.99% केसेस में डिपार्टमेंट जो है वो एज इट इज उस रूलिंग को मान लेता है। इसलिए जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट मैटर्स में ही बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाया जाए, और सिर्फ रेलेवेंट मैटर्स में ही बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग अपना जजमेंट दे। तो साहब किन इश्यूज को लेकर आप बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो? 2-3 इश्यूज होते हैं साहब मेनली। सबसे पहले टैक्स लायबिलिटी का डिटर्मिनेशन। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट जा रहा है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास, वहां जाके वो पूछ सकता है कि मैं ये ट्रांजेक्शन कर रहा हूं या करना चाहता हूं, इसका टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा। या अगर कोई इशू है रिलेटिंग टू द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, मतलब अगर कोई इंटरप्रिटेशन वगैरह से जुड़े हुए इश्यूज हैं, आप उनके लिए जा सकते हैं। या आपको लगता है कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें गार लगेगा या नहीं लगेगा वगैरह वगैरह, आप काफी सारी चीजों के लिए जा सकते हैं। बट कुछ नेगेटिव लिस्ट हैं जो ये कहती हैं कि इन मैटर्स को लेकर आप बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में नहीं आ सकते। अच्छा, तो किन किन मैटर्स को लेकर आप बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में नहीं जा सकते? सबसे पहले, अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल असेसिंग ऑफिसर के पास पेंडिंग है, या फिर हो सकता है कि CIT अपील्स के पास पेंडिंग है, या ITAT के पास पेंडिंग है, या किसी कोर्ट के पास पेंडिंग है। तो अगर कोई ऐसा मैटर जो ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर एनी इनकम टैक्स अथॉरिटी, ITAT और कोर्ट, आप उस वाले इशू पे बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग की रूलिंग नहीं ऑब्टेन कर सकते। अगर आपने एप्लीकेशन दे भी दिया तो जब बोर्ड उसे स्कैन करेगा उसे रिजेक्ट कर देगा, ठीक बात है। तो चूंकि वो मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है, देन लेट दैट अथॉरिटी बिफोर विच दैट मैटर इज पेंडिंग, लेट दैट अथॉरिटी टू प्रोनाउंस इट्स रूलिंग। उसमें साहब हम कहां से आ गए? अच्छा,
पर सर जी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को रिवाइव करने के लिए और ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसके मतलब जिनके टैक्स इश्यूज इधर उधर फंसे हुए हैं, सरकार ने बोला कि ठीक है साहब पीएसयू, अगर आपकी कोई रूलिंग, अगर आपका कोई मैटर इनकम टैक्स अथॉरिटी और आईटीएटी लेवल तक पेंडिंग है, आप बोर्ड के पास चले जाना, बोर्ड आपको वहां से निकाल देगा। हाँ कोर्ट में पेंडिंग है तो हम अलाउ नहीं कर सकते। तो अगर लेट से पीएसयू की अगर कोई रूलिंग, अगर पीएसयू का अगर कोई मैटर आईटीएटी या इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पेंडिंग है, तो पीएसयू उस मैटर की भी बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग से जाके रूलिंग ले सकता है। ठीक बात है। तो ये बेनिफिट सिर्फ पीएसयू को है, बाकी एसएससीज को नहीं है। दूसरा, आप बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास आप इस बात के लिए नहीं जा सकते कि आप किसी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू निकलवाना चाहते हैं, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू को निकालने के रूल्स, वैल्यूएशन रूल्स बहुत क्लियरली मेंशन है। अगर आपको उन वैल्यूएशन रूल्स में कोई समस्या है साहब, तो वैल्यूएशन ऑफिसर होता है उसके पास चले जाएं, वो आपकी बात नहीं मानता, असेसिंग ऑफिसर तो जो है आप सीआईटी अपील्स के पास चले जाएं। तो पूरा चेन बना हुआ है, आप उस रूट को अपनाएं, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास नहीं आ सकते टू आइडेंटिफाई और टू गेट द वैल्यूएशन ऑफ एनी दी एफएमयू ऑफ एनी प्रॉपर्टी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट, आप बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास साहब उन इश्यूज को लेके नहीं जा सकते जिसका प्राइमरी पर्पस है टैक्स अवॉइडेंस। आप बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास उन ट्रांजैक्शन या उन इश्यूज को लेके नहीं जा सकते जो डिजाइन की गई है प्राइमा फेसिया फॉर द अवॉइडेंस ऑफ टैक्स। मतलब आपने कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट किया कुछ पार्टीज के साथ मिलके जिसका मेन पर्पस था टैक्स का अवॉइडेंस, आप उस इशू को लेके पहुंच गया बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास, और अगर गलती से बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ने उस पर ठप्पा लगा दिया आपके, तो साहब फिर तो आपकी लग गई लॉटरी। आप उस टैक्स अवॉइडेंस को करते जाएंगे, पैसा जो है वो छापते जाएंगे, और चूंकि बोर्ड ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट प्रोसीड भी नहीं करेगा। तो हमने कहा नहीं सर जी, अगर कोई ट्रांजेक्शन आप करना चाह रहे हैं या अगर कर रहे हैं जो प्राइमा फेसिया टैक्स अवॉइडेंस के लिए है, तो उस पे आप जाके रूलिंग आउट नहीं कर सकते। बट हाँ, आप इस मैटर को लेके बोर्ड के पास जा सकते हैं साहब कि हम कोई अग्रीमेंट या कोई अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं, क्या वो गार के हिसाब से, क्या वो जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स के हिसाब से इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है या नहीं, इसकी जानकारी लेने आप बोर्ड के पास जा सकते हैं। 10,000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। तो अगर आप कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं वो गार के हिसाब से इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है क्या, ये पूछने के लिए आप बोर्ड के पास जा सकते हैं। यहां तक आपको रिलीफ है, चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे आप नॉन रेजिडेंट। अच्छा, तो साहब किन किन मैटर्स को लेके बोर्ड के पास जाया जा सकता है? कोई भी ऐसा मैटर जो आपको लगता है जिसमें आपको अपना टैक्स लायबिलिटी आइडेंटिफाई करना है। अगर कोई मैटर अगर मान लीजिए मतलब क्लियर नहीं है, अगर कोई इशू है, कोई इंटरप्रिटेशन इशू है, या कोई मतलब क्वेश्चन ऑफ लॉ या फिर कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वगैरह है, आप उसके लिए बोर्ड के पास जा सकते हैं। किन किन चीजों को लेके बोर्ड के पास नहीं जाया जा सकता? अगर कोई मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर एनी आईटीएटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी और कोर्ट, या अगर आप निकलवाना चाहते हैं एफएमवी ऑफ एनी प्रॉपर्टी, या अगर जो ट्रांजैक्शन है ये प्राइमा फेसिया टैक्स अवॉइडेंस के लिए है, एक्सेप्ट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है क्या ये गार के हिसाब से इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट में तो फॉल नहीं करता, इसके लिए आप जा सकते हैं। चलिए फिर सारी बातें हो गई, ये बातें हैं हमारे मेन मुद्दे पे। अच्छा, तो आप ये एक बात और बता दो फिर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग कैसे बना? पहले तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग था। ध्यान दीजिएगा डियर, 1/9/2021 से अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग खत्म हो गया और उस दिन से बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग आ गया। ठीक बात है, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट करेगी और इसमें जो है सर जी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपॉइंट किए जाएंगे जो कि सरकार, जो कि इसको हेड करेंगे, जो कि इसको रन करेंगे। सर अगर मान लीजिए कि मैंने कोई एप्लीकेशन दिया था टू द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बिफोर 1/9/2021, इसका क्या होगा? 1/9/2021 से एआर तो खत्म हो गया। अगर उसके पहले तक उसने अपनी रूलिंग प्रोनाउंस कर दी, वेल एंड गुड। अगर उसके पहले उसने अपनी रूलिंग प्रोनाउंस नहीं की, तो आपकी पूरी की पूरी जानकारी आपसे पूरा का पूरा आपने जो इशू बोर्ड के पास, अथॉरिटी के पास सबमिट किया था, आपने उस इशू से जुड़े हुए जो भी मैटर्स, एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी जमा कराए थे, वो सारे के सारे जो भी चीजें थी वहां पे पेंडिंग थी, वो 1/9/2021 को माना जाएगा कि ये बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास पेंडिंग है। अब आपका जो रूलिंग है वो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस करेगा। ठीक बात है। अच्छा चलो फिर टाइम पास नहीं करते साहब, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, और हाँ एक और छोटी सी बात देख लें। अच्छा, वैकेंसीज एक्सेट्रा नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग। अगर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ने अगर अपने कोई प्रोसीडिंग वगैरह अनाउंस की, तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में कोई वैकेंसी थी या एनी डिफेक्ट था कोई इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द बोर्ड ऑफ फॉर मतलब एडवांस रूलिंग। ये चीजों को लेकर आप इशू खड़ा नहीं कर सकते और ये नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग है उसकी जो प्रोसीडिंग है वो इनवैलिड है।
सबसे इंपॉर्टेंट साहब, कौन कौन से लोग जा सकते हैं और किन किन इश्यूज के लिए जा सकते हैं बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो लॉ अगर आप पढ़ेंगे उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया गया है, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग, अलग अलग एप्लीकेंट कौन कौन हो सकते हैं और किन किन मैटर्स के लिए बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं। डियर बहुत ध्यान से, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बनाई ही इसलिए गई थी कि नॉन रेसिडेंट्स आए उन इश्यूज को लेके। मान लीजिए अगर कोई ट्रांजेक्शन वो इंडिया में कर रहे हैं या कोई वो ट्रांजेक्शन इंडिया में करना चाहते हैं, तो अपनी टैक्स लायबिलिटी वगैरह को लेके, अपना टैक्स इशू को लेके वो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास आएंगे। दैट वाज द वेरी ऑब्जेक्टिव, और हम कह सकते हैं कि दैट वाज द फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव ऑन विच बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग वाज एस्टैब्लिश्ड। बट ग्रेजुअली क्या किया गया कि साहब नॉन रेसिडेंट्स के अलावा कुछ रेसिडेंट्स को भी अलाउ कर दिया गया कि आप भी बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास आ सकते हैं। इनमें से साहब कुछ वेल्दी या फिर कुछ बड़े रेसिडेंट्स हैं जिनकी टैक्स लायबिलिटी या जिनका ट्रांजेक्शन एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है, वो भी अलाउ कर दिया गया कि आप आ जाएं। पीएसयूज को भी अलाउ कर दिया गया, आप भी आ सकते हैं, और बाकी लोगों को भी अलाउ कर दिया गया। तो एक एक करके बात करते हैं कौन कौन इसमें एप्लीकेंट हो सकता है और किन किन मैटर्स के लिए जा सकता है। सबसे पहले यहाँ पे एक नॉन रेसिडेंट जा सकता है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में। एक नॉन रेसिडेंट जा सकता है किस इशू को लेके, फॉर एनी ट्रांजेक्शन विच हैज बीन अंडरटेकन और प्रपोज टू बी अंडरटेकन। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट अगर कोई ट्रांजेक्शन अंडरटेक कर रहा है या प्रपोज टू अंडरटेक कर रहा है, तो वो अपना एप्लीकेशन एडवांस रूलिंग के लिए दे सकता है। बट किन मैटर्स को लेके यहाँ पे ये अपने इशू को लेके आ सकते हैं, वो डील कर सकता है किससे साहब, टैक्स रिलेटेड मैटर्स का डिटर्मिनेशन। मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ एनी टैक्स रिलेटेड मैटर कि साहब मैं ये ट्रांजेक्शन इंडिया में करना चाह रहा हूं, मेरा इसका टैक्स इंप्लीकेशन क्या होगा, या इसमें टीडीएस किस रेट से जो है वो उस पे मतलब इंप्लीकेशन आएगा, मैं जिस स्ट्रक्चर के साथ इंडिया में ऑपरेट कर रहा हूं वो अलाउड है या नहीं है, इसमें मुझे टैक्स का क्या क्या कंसिक्वेंसेस वगैरह बियर करना पड़ेगा। मतलब आप अपने टैक्स रिलेटेड किसी भी मैटर को लेके बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास आ सकते हैं, बट एक्सेप्ट द नेगेटिव लिस्ट। आप नेगेटिव लिस्ट में दिए गए मैटर्स को लेके नहीं आ सकते। नेगेटिव लिस्ट में आप क्या क्या है, आप एफएमवी ऑफ द प्रॉपर्टी के डिटर्मिनेशन के लिए नहीं आ सकते, आप उस इश्यू को लेके नहीं आ सकते जो ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी, आईटीएटी और कोर्ट। आप उस मैटर को लेके नहीं आ सकते जो प्राइमा फेसियल टैक्स अवॉइडेंस के लिए है, एक्सेप्ट अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये मैटर गार के हिसाब से इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं है, इसके लिए आ सकते हैं, बाकी चीजों के लिए नहीं आ सकते। अच्छा, तो ये था साहब पहला जो बोर्ड ऑफ फॉर एडवांस रूलिंग जिसके लिए बना था, मतलब जिसके लिए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग बनी थी। इसके बाद और लोगों को भी यहाँ पे अलाउ कर दिया गया कि आप भी आ सकते हैं। अच्छा, रेसिडेंट को भी अलाउ कर दिया गया। तो यहाँ पे रेसिडेंट एक एप्लीकेंट, यहाँ पे एक रेसिडेंट हो सकता है, और वो रेसिडेंट एप्लीकेंट किस चीज के लिए जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये रेसिडेंट एप्लीकेंट किसी नॉन रेसिडेंट के साथ कोई ट्रांजेक्शन अंडरटेक करता है या प्रपोज टू अंडरटेक करता है, तो इसका मतलब अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है या करना चाहता है, तो वो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाके किसी भी टैक्स का इशू को लेके जा सकता है। अगर कोई रेसिडेंट जो इंडिया में कोई ट्रांजेक्शन किसी नॉन रेसिडेंट के साथ अंडरटेक करता है या प्रपोज टू अंडरटेक करता है, तो वो रेसिडेंट भी बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है। बट किन मैटर्स को लेके जा सकता है, बहुत ध्यान से, टैक्स लायबिलिटी रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन एप्लीकेंट एज वेल एज एनआर। तो जो रेसिडेंट एप्लीकेंट जिस नॉन रेसिडेंट के साथ इंडिया में कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, उस एप्लीकेंट, रेसिडेंट एप्लीकेंट का और उस नॉन रेसिडेंट का उस ट्रांजेक्शन को लेके टैक्स लायबिलिटी क्या होगी, मींस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक बात है साहब। और आपका जो एप्लीकेशन होगा, आप उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वगैरह भी ऐड करें, ताकि बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग कुछ काम करे। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कैलकुलेशन करवानी है साहब, तो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाने से अच्छा है किसी सीए के पास चले जाए। तो अगर कोई इशू, अगर कोई पेंडिंग, अगर आपको लगता है कि हाँ देयर आर सम इशू लाइक एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, तो ही जाएं। अगर सिर्फ और सिर्फ अगर टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करवाना है, तो किसी सीए स्टूडेंट के पास चले जाएं, सीए फाइनल के स्टूडेंट के पास चले जाएं। आपको बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाके 3-4 लाख रुपए फीस देने का क्या फायदा। अच्छा, तो यहाँ पे एक रेसिडेंट एप्लीकेंट भी जा सकता है इन रिलेशन टू द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट और द नॉन रेसिडेंट। अच्छा, तीसरा, कुछ नोटिफाइड रेसिडेंट्स हैं साहब जो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो भी एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। हाई वैल्यू का मतलब क्या? अच्छा, हाई वैल्यू का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा। A resident in relation to his tax liability arising one or more of
ट्रांजेक्शन वैल्यूइंग 100 करोड़ और मोर इन टोटल, मतलब एक ऐसा रेसिडेंट जो एक या एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है और जिसकी जो सम टोटल या जो एग्रीगेट वैल्यू है टैक्स लायबिलिटी की वो 100 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है। तो अगर आप 100 करोड़ रुपया उससे ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी वाले ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मींस यू आर अ बिग रेसिडेंट, मतलब यू आर अ बिग एसएससी, भले आप रेसिडेंट ही क्यों ना हो बट यू आर अ बिग एसएससी, तो आप एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। बट आप किस बात का एप्लीकेशन दोगे? अच्छा, determination of tax liability relating to the transaction undertaken proposed to be undertaken and such determination shall include any question of law or fact। ठीक बात है साहब। तो मतलब आप अपने जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं उसके टैक्स लायबिलिटी से जुड़े हुए किसी भी मैटर के लिए जा सकते हैं, बट सर जी उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होना चाहिए, वो आपके लिए बेहतर है ना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए चले जाओ कि मुझे यहाँ पे मेरा टैक्स लायबिलिटी बता दो, तो आप फिर बोर्ड के पास क्यों जाना, किसी सीए के पास जाओ ना। अच्छा, आगे आते हैं साहब। एप्लीकेंट यहाँ पे कौन हो सकता है? नोटिफाइड रेसिडेंट, और ये बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं। और यहाँ पे साहब पब्लिक सेक्टर कंपनीज को नोटिफाई किया गया है। ये किन चीजों के लिए जा सकते हैं? अच्छा, डिटर्मिनेशन या फिर डिसीजन बाय द बोर्ड ऑफ एन इशू रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम विच इज pending before income tax authority or ITAT and such determination decision shall include any question of law fact। और मुद्दे वाली बात क्या देखा ये गया साहब, जो PSUs है भारत देश में वो और भी उनमें बहुत सारी परेशानियां है, साथ में एक बहुत बड़ी परेशानी ये भी है कि इनके टैक्स लिटिगेशंस बहुत सारे टैक्स लिटिगेशंस हैं जो अलग अलग इनकम टैक्स अथॉरिटीज और ITAT के पास पेंडिंग। इन सबको इन चीजों से हटाने के लिए इनको एक रिवाइव करने के लिए कहा गया कि आप उन सारे इश्यूज को लेकर सर जी बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास चले जाओ, आपका टैक्स लायबिलिटी वगैरह का आइडेंटिफिकेशन बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग कर देगा। जो इतने सालों से जो मैटर जो चल रहा है वो मैटर खत्म होने चाहिए। आप अपने काम पे फोकस करो, आप इकोनॉमी को चलाने पे फोकस करो, आप सर जी टैक्स लिटिगेशंस में क्यों फंस गए? तो PSUs को अलाउ कर दिया गया कि वो मैटर जो कि आपके टैक्स लायबिलिटी से डील करते हैं और किसी इनकम टैक्स अथॉरिटी या ITAT के पास पेंडिंग है, आप उन मैटर्स को लेकर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास चले जाओ। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग अपना डिसीजन दे देगा या अपना आपके जो टैक्स लायबिलिटी है उसको डिटरमाइन करके आपको बता देगा, वो फाइनल हो जाएगा। आपकी जो अपील है, जो आपका जो मैटर जो ITAT या इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास चल रहा था वो वहां से विड्रॉ हो जाएगा। ठीक बात है। पांचवा इंपॉर्टेंट है साहब, यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो जा सकती है वो जा सकती है रेसिडेंट की या किसी नॉन रेसिडेंट की। अगर वो कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करना चाहते हैं तो वो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाके पूछ सकते हैं कि क्या ये जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो क्या वो जो अरेंजमेंट है वो क्या इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं है एज पर गार। इसके बारे में आपको गार में साहब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, तो एप्लीकेंट कौन कौन हो सकते हैं साहब? मतलब जल्दी से देख लें। कोई नॉन रेसिडेंट हो सकता है किसी भी ऐसे ट्रांजेक्शन के लिए जो वो या तो ऑलरेडी कर चुका है या प्रपोज टू बी अंडरटेकन है, और वो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है और किसी भी मैटर के लिए जा सकता है, मतलब एनी टैक्स रिलेटेड मैटर्स एक्सेप्ट द नेगेटिव लिस्ट। अच्छा, कोई अगर मान लीजिए मतलब रेसिडेंट है, अगर वो किसी नॉन रेसिडेंट के साथ कोई ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहा है तो वो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है इन रिलेशन टू द डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रेसिडेंट और द नॉन रेसिडेंट जिनके साथ मिलकर वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। बट सर जी जो आप एप्लीकेशन दोगे बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होना चाहिए, तभी तो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग भी कुछ काम करेगा। अगर आपको सिर्फ टैक्स की कैलकुलेशन करवानी है तो किसी सीए के पास चले जाओ। अच्छा, अगर और थर्ड एप्लीकेंट कौन हो सकते हैं? कोई भी नोटिफाइड रेसिडेंट। यहाँ पे साहब कुछ बड़े या हम कह सकते हैं कुछ लार्ज एसएससीज वगैरह को अलाउ कर दिया गया कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं जिसकी क्यूमुलेटिव टैक्स लायबिलिटी 100 करोड़ रुपया उससे ज्यादा बनती है तो आप भी बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास अपने टैक्स रिलेटेड इश्यूज को लेके जा सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट है नहीं तो इट इज बेटर टू गो टू अ सीए देन व्हाई टू गो टू द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। अच्छा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को रिवाइव करने के लिए जिनके मैटर्स बहुत समय से इनकम टैक्स अथॉरिटीज या ITAT के पास पेंडिंग थे, हमने कहा साहब आप अपने इशू को लेके बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास चले जाओ। बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग जो भी डिसीजन दे या जो भी आपका टैक्स वगैरह कैलकुलेट करके दे, बात खत्म हो गई, आपका मैटर खत्म हो जाएगा। अच्छा, पांचवा जो एप्लीकेंट है साहब वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन वगैरह या कोई अरेंजमेंट वगैरह वो करना चाहते हैं तो वो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाके ये पूछ सकते हैं साहब ये जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, ये जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या ये गार के हिसाब से इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं है? पता चला हमने ये ट्रांजेक्शन कर लिया, हमने इस ट्रांजेक्शन के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एक पूरा इकोसिस्टम बनाया, मतलब 100-200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, फिर पता चला असेसिंग ऑफिसर ने हमें एक नोटिस थमा दिया ये कहते हुए कि दिस इज अ इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट और हम आपके ऊपर जो है वो गार लगा देंगे। सो इट इज बेटर कि हम पहले ही इसकी क्लैरिटी ले लें और आप चले जाएं BAR के पास, मतलब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास, और उनसे पूछ लें कि जो हम ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं क्या वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के दायरे में तो नहीं आता। तो साहब ये हमारे
एप्लीकेंट हो गए और इन इश्यूज के लिए वो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं। आई होप आपको बात समझ आई डियर। एक्ट में बहुत अजीब तरीके से मेंशन्ड है, तो इट इज हमने देखा कि इसको सिंप्लीफाई करके बता दिया जाए। अच्छा, सवाल बनता है कि आप जो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाएंगे तो क्या कोई फीस वगैरह देनी पड़ेगी? एप्लीकेशन का मैकेनिज्म क्या होगा? तो मेरे साथ साथ देख लें। एन एप्लीकेंट डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग एन एडवांस रूलिंग में मेक एन एप्लीकेशन टू द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। बट जब आप एप्लीकेशन देंगे तो जिस इशू पे, जिस मैटर पे आपको रूलिंग चाहिए वो बहुत क्लियरली वहां पे मेंशन होना चाहिए, स्टेटिंग द क्वेश्चन ऑन विच एडवांस रूलिंग इज सॉल्व्ड। और आपका जो एप्लीकेशन होना चाहिए था वो क्वाड्रिप्लिकेट में होना चाहिए, मतलब 4 कॉपीज लगानी पड़ेंगी। ये एप्लीकेबल फॉर्म से, फॉर्म वगैरह कुछ नहीं आपको पढ़ना। अच्छा, कुछ फीस आपको देनी पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं या प्रपोज टू अंडरटेक कर रहे हैं, अगर वो ट्रांजेक्शन 100 करोड़ रुपए, अगर वो ट्रांजेक्शन का जो क्यूमुलेटिव वैल्यू जो है, मतलब ट्रांजेक्शन की जो वैल्यू जो है साहब, अगर वो 100 करोड़ रुपीस तक की है तो फीस है 2 लाख रुपए। अगर वो ट्रांजेक्शन जो है साहब, अगर वो 100 करोड़ से एक्सीड करके 300 करोड़ रुपए तक है तो फीस है 5 लाख रुपए। अगर वो ट्रांजेक्शन 300 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 10 लाख रुपए की फीस देनी है। बट अगर आप एक पीएसयू हैं, अगर आप एक पीएसयू हैं और आप अपनी रूलिंग को खत्म कराने के लिए जो आईटीएटी या इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पेंडिंग या बीएआर के पास चले गए, या अगर आप किसी ऐसे इशू को लेके जाते हैं साहब कि हमको ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो क्या ये इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं है, इसके लिए जो फीस है वो 10,000 रुपए। बाकी लोगों के लिए ट्रांजेक्शन जो फीस, जो मतलब फीस है वो मतलब डिपेंड करती है ट्रांजेक्शन की वैल्यू पे, जो ट्रांजेक्शन आप अंडरटेक कर रहे हैं, प्रपोज टू बी अंडरटेकन है। अगर वो ट्रांजेक्शन 100 करोड़ रुपीस तक है तो फीस 2 लाख। अगर वो ट्रांजेक्शन 100 करोड़ से लेके 300 करोड़ रुपए तक है तो फीस है 5 लाख। और अगर वो ट्रांजेक्शन 300 करोड़ से ज्यादा है तो फीस है 10 लाख रुपए। जब भी आप एप्लीकेशन देंगे सर जी, तो आपको उसके पहले ना एप्लीकेशन के साथ आपको द प्रूफ ऑफ द पेमेंट ऑफ फीस लगाना पड़ेगा। तो फीस जो आपने जमा की होगी तो उसका जो प्रूफ होता है, जो पेमेंट वगैरह की जो आईडी वगैरह होती है, वो भी साथ में लगा दें तो ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी। अच्छा, आपने एप्लीकेशन दे दी कि आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, एप्लीकेशन में भी विड्रॉन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जिस दिन आप एप्लीकेशन देते हैं उसके 30 दिनों के अंदर उसे विड्रॉ कर लें। सर क्या 30 दिनों के बाद भी विड्रॉल पॉसिबल है? तो साहब एक बहुत पुराना केस है जिसका नाम है एमके जैन 2004 का। उसमें कहा गया कि 30 दिनों के बाद अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो बोर्ड जो है, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, अगर वो चाहे तो आपको अलाउ कर सकता है कि ठीक है साहब अपना एप्लीकेशन लेके चले जाए। अच्छा, तो हमने आपके साथ फीस की बात देख ली, क्या 30 दिनों के बाद विड्रॉल पॉसिबल है वो भी हमने देख लिया। अच्छा, प्रोसीजर ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, जब प्रोसीजर, अच्छा तो जब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास आपने एप्लीकेशन दिया तो उस एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देख लें, होता क्या है साहब कि आपने जो है वो एडवांस रूलिंग के लिए अपना एप्लीकेशन दिया। तो मान लीजिए ही इज अ एप्लीकेंट जिन्होंने एप्लीकेशन दिया फॉर एडवांस रूलिंग टू द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। तो जैसे आपने एप्लीकेशन दिया उसके साथ आपने फीस भी लगाई होगी और अपना क्वेश्चन भी वहां पे क्लियरली मेंशन किया होगा। आपके एप्लीकेशन के बेसिस पे बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग आपके एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा सबसे पहले और देखेगा कि क्या उसे उस एप्लीकेशन को अलाउ करना चाहिए या एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। सर एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट कैसे कर सकते हो, हमने तो पूरी फीस दी है। अच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं है साहब। आपने जो एप्लीकेशन दिया है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को, जिस क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन दिया है, अगर वो इशू नेगेटिव लिस्ट में फॉल करता है, नेगेटिव लिस्ट बोले तो अगर वो इशू ऑलरेडी पेंडिंग है बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी, आईटीएटी और एनी कोर्ट, तब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग आपके एप्लीकेशन को लेके प्रोसीड नहीं करेगा, उसे रिजेक्ट कर देगा। या आपने जो एप्लीकेशन दिया है जिसमें आपने किसी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू का के आइडेंटिफिकेशन के लिए बोला हुआ है, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। या आपने जो एप्लीकेशन दिया है जो ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए, अगर वो प्राइमा फेसी टैक्स अवॉइडेंस के लिए है, एक्सेप्ट कि अगर आप इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। ठीक बात है। अच्छा, तो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, स्कैन करेगा और उसे या तो वो क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, या तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग साहब आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। जो बातें हमने आपके साथ की उन इन इश्यूज में बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, जब भी एप्लीकेंट बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में एप्लीकेशन देता है, अगर वो कोई रेसिडेंट एप्लीकेंट है तो जैसे उसने एप्लीकेशन दे दिया टू द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग, अब उस इशू को लेके, जिस इशू को के लिए उसने बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग में अप्लाई किया, अब जो एप्लीकेंट है साहब वो जो है उस इशू को लेके ना तो रिवीजन में जा सकता है, ना ही वो अपील उस इशू के अगेंस्ट कर सकता है।
सेक्शन 245 डबल आर क्लियरली बोलता है कि आप दो दो रेमेडीज एक साथ नहीं ले सकते। अगर आपका कोई इशू चल रहा है तो उस इशू को लेके आप ना तो बोर्ड फॉर एडवांस, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस इशू को लेके आप बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग भी पहुंच गए और उसी इशू के लिए आपने रिवीजन एप्लीकेशन डाल दी या उसी इशू को लेके आप अपील कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। या तो आप रिवीजन या अपील का रूट चुनो या तो आप बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास जाओ। सो इफ यू हैव ऑलरेडी गिवन एन एप्लीकेशन टू द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग इन रिलेशन टू एनी इशू, देन आपका ना तो रिवीजन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा ना आपका अपील एक्सेप्ट होगा उस इशू को लेकर। ठीक बात है। अच्छा, तो जैसे आपने एप्लीकेशन दिया साहब टू द बीएआर, बीआर स्कैन करेगा और देखेगा कि क्या जो इशू आपने रेज किया है क्या वो नेगेटिव लिस्ट में तो नहीं है, और इसके बेसिस पे जो है साहब वो आपके एप्लीकेशन को या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। अच्छा, तो चाहे वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे चाहे एक्सेप्ट करे, एक कॉपी जो है अपने ऑर्डर की वो पास करेगा, और मतलब एक कॉपी अपने ऑर्डर की वो जो है एप्लीकेंट को भेज देगा, पीसीआईटी को भेज देगा और सीआईटी को भेज देगा। ठीक बात है। अगर उसने एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं सर जी आपके एप्लीकेशन को तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं, तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने से पहले बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को एप्लीकेंट को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, जिसमें वो बताएंगे कि हमने आपके एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, before rejecting an application of being heard shall be given, मतलब an opportunity of being heard shall be given to the applicant, and if the application is rejected, the reasons for the rejection shall also be given in the order। अच्छा, अगर मान लीजिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया, इसका मतलब क्या हुआ, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेने का मतलब क्या हुआ कि अब उस इशू में बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग अपनी रूलिंग प्रोनाउंस करेगा। अच्छा, इसका मतलब प्रोनाउंस द रूलिंग आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल द मटेरियल रिकॉर्ड एक्सेट्रा, और आपको रूलिंग कब तक प्रोनाउंस करनी है, विद इन 6 मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो जब आपको एप्लीकेशन मिलता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर अपनी रूलिंग प्रोनाउंस कर दें, और उस रूलिंग को प्रोनाउंस करते टाइम आपको सारे के सारे मटेरियल वगैरह को एग्जामिन करना है, सारे रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना है। इसके लिए आपको हो सकता है कि एसएससी को इन पर्सन एग्जामिन करना पड़े, हो सकता है उसको ओथ में लेकर आना पड़े। इसके लिए जरूरी है साहब कि बोर्ड ऑफ फॉर एडवांस रूलिंग के पास वो पावर्स होनी चाहिए जो किसके दी गई है, सिविल कोर्ट को दी गई है। तो क्या क्या पावर्स होनी चाहिए बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के पास, जब वो मैटर्स वगैरह को एग्जामिन करेंगे, एविडेंस को एग्जामिन करेंगे, तो क्या क्या पावर्स होनी चाहिए, द पावर्स व्हिच आर वेस्टेड टू अ सिविल कोर्ट, जैसे साहब the board for advanced ruling shall have all the powers of the civil court in respect of what, discovery and inspection, enforcing attendance of any person including the officer of a banking company and examine him on oath, issuing commission and compelling the production of books of accounts and other documents। तो ये पावर्स जरूरी है, अदरवाइज बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग काम कैसे करेगा। चलें, तो ये सब कुछ करने के बाद बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग 6 महीने के अंदर अंदर अपने रूलिंग को प्रोनाउंस करेगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। सर एक बात बताओ, क्या एप्लीकेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग से कि सर जी रूलिंग को प्रोनाउंस करने से पहले हमारी भी बातें सुन लो? हाँ, इफ रिक्वेस्टेड बाय द एप्लीकेंट, बीएआर में प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड आफ्टर बिफोर सच प्रोनाउंसमेंट। तो रूलिंग प्रोनाउंस करने से पहले बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग जो है सर वो एप्लीकेंट को भी सुन सकता है। जैसे उन्होंने रूलिंग मतलब प्रोनाउंस कर दी, उस रूलिंग की जो कॉपी है वो एप्लीकेंट को, पीसीआईटी को, सीआईटी को वगैरह को भी सेंड कर देंगे आफ्टर प्रोनाउंसिंग द रूलिंग। तो साहब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ने अपनी रूलिंग प्रोनाउंस कर दी। अच्छा, अब सर ये जो रूलिंग जो प्रोनाउंस की है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ने, ये दो चीजें हो सकती है, या तो वो रूलिंग एसएससी के फेवर में गई या तो वो रूलिंग एसएससी के अगेंस्ट में चले गई। मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर रूलिंग एसएससी के फेवर में गई तो एसएससी के फेवर में गई, इसका मतलब रूलिंग जो है वो डिपार्टमेंट के अगेंस्ट गई। अगर कोई चीज एसएससी के फेवर में है, इसका हम ये तो मतलब निकाल सकते हैं ना कि वो चीज साहब डिपार्टमेंट के अगेंस्ट होगी। हाँ, हमेशा ऐसा होगा मैं ये नहीं कह रहा, बट मोस्टली तो ऐसा ही होगा। तो साहब क्या उस रूलिंग के अगेंस्ट क्या डिपार्टमेंट अपील नहीं करेगा? अच्छा, उसकी बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर रूलिंग एसएससी के फेवर में है, एसएससी विल एप्लीकेंट कैन यूज द रूलिंग फॉर द पर्पस ऑफ इट्स एक्टिविटीज। तो जो एप्लीकेंट है उसके फेवर में अगर रूलिंग आई है तो एप्लीकेंट उसे अपने पर्पसेस के लिए यूज करेगा। अब सवाल बनता है कि क्या इस रूलिंग के अगेंस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा? ध्यान दीजिएगा साहब, सीयूईटी ने जो कहा हुआ है अपने ऑफिसर्स को कि जो भी रूलिंग आएगी आपको उस रूलिंग को मान लेना है। असेसिंग ऑफिसर उस रूलिंग के हिसाब से काम करेगा उस एसएससी के लिए। ठीक बात है, जिस मैटर में एसएससी ने, जिस मैटर में एप्लीकेंट ने रूलिंग ऑब्टेन की, जो उसके पास रूलिंग आई, असेसिंग ऑफिसर को भी उस रूलिंग को एक्सेप्ट करके उसे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा उस एसएससी के लिए, उस वाले मैटर पे जिस पे रूलिंग आई। ये बात क्लियर है? अच्छा, तो इसलिए साहब व्हेन द रूलिंग इज इन फेवर ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट यूजुअली डोंट चैलेंज इट बिफोर एनी कोर्ट एंड असेसिंग ऑफिसर विल एक्ट एज पर द रूलिंग। यूजुअली डोंट चैलेंज, बहुत ऐसे माइनर केसेस हैं जहां पे चैलेंज होगी, आप बच्चे उसमें नहीं जाते। अच्छा, रूलिंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द एसएससी, अगर रूलिंग एसएससी के फेवर में नहीं है साहब, तो अगर रूलिंग एसएससी के फेवर में नहीं है पर रूलिंग तो प्रोनाउंस हो गई, तो पीसीआईटी सीआईटी विल गिव
the directions to the assessing officer as per the ruling and AO will proceed against the assessee as per those directions। मतलब रूलिंग, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग की रूलिंग आ गई और वो assessee के फेवर में नहीं है, मतलब वो डिपार्टमेंट के फेवर में है। अब पीसीआईटी या जो सीआईटी है साहब, वो उस रूलिंग के हिसाब से assessee को डायरेक्शन, असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शन इशू करेंगे और असेसिंग ऑफिसर उन डायरेक्शंस के हिसाब से assessee के अगेंस्ट प्रोसीड करेगा। अच्छा, तो सर क्या assessee कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। अपील बाय एप्लीकेंट टू हाई कोर्ट अगेंस्ट सच रूलिंग। तो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के साथ जो रूलिंग आई है, क्योंकि बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग इज एज गुड एज आईटीएटी, मतलब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग का जो लेवल होता है वो आईटीएटी के ही बराबर लेवल होता है। तो उसके रूलिंग के अगेंस्ट साहब ना तो आप सीआईटी अपील्स के पास जा सकते हैं, ना जॉइंट सीआईटी अपील्स के पास जा सकते हैं, ना आईटीएटी के पास जा सकते हैं, तो फिर हाई कोर्ट ही बचता है। अच्छा, appeal by applicant to high court against such ruling, applicant who is aggrieved by any ruling या फिर order passed by board for advance ruling or any order passed by assessing officer based on the directions of PCIT या फिर CIT, क्योंकि आपको पता है board for advance ruling ने अपने ऑर्डर की कॉपी PCIT CIT को दे दी। PCIT CIT ने उस ऑर्डर के बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शन दिया, असेसिंग ऑफिसर ने उस डायरेक्शन को कंसीडर करके असेसी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग कर दी। तो उस प्रोसीडिंग के अगेंस्ट या रूलिंग के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट असेसी जाना चाहे जा सकता है, मे मेक एन अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द रूलिंग और या फिर ऑर्डर ऑफ बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। कितने दिनों के अंदर अंदर? विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ सच रूलिंग या फिर ऑर्डर। तो 60 दिनों के अंदर अंदर, और अगर हाई कोर्ट चाहे तो उसको 30 डेज एक्सपेंड कर सकता है। अच्छा, द हाई कोर्ट में इंक्रीज द पीरियड ऑफ फाइलिंग द अपील बिफोर मतलब फाइलिंग अपील बाय फर्दर पीरियड ऑफ 30 डेज। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ साहब कि क्या बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग की जो मतलब बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग की जो रूलिंग है, क्या वो असेसी के ऊपर बाउंड है? इसका जवाब है नहीं। असेसी चाहे तो हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट अपील कर सकता है। तो मेरे साथ साथ देख लें, द रूलिंग या फिर ऑर्डर ऑफ बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग इज नॉट बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट एंड इट मे गो टू अपील अगेंस्ट सच रूलिंग या फिर ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एज पर सेक्शन 245 W। अच्छा, तो चले फिर, तो हमने आपके साथ पावर्स फॉर एडवांस रूलिंग देख लिया, अपील देख लिया। अगर आप चाहें तो 245 W में एडवांस रूलिंग, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग की रूलिंग के अगेंस्ट आप जो है हाई कोर्ट जाके अपील कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटा सा इशू और देख लें। सर एक बात बताओ, अगर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग ने कोई रूलिंग प्रोनाउंस की बट पता चला कि ये जो रूलिंग है ये तो फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन करके ली गई है, तो अच्छा, if BAR finds, if board for advanced ruling finds on representation made by it to the PCIT या फिर CIT या otherwise that an advance ruling pronounced by it has been obtained by the applicant by fraud or misrepresentation of fact, the board may declare the ruling to be void ab initio and a copy of such order shall be sent to the applicant PCIT CIT। तो आपने जो रूलिंग ऑब्टेन की है, अगर बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग को पता चलता है, क्योंकि उसको ये जानकारी पीसीआईटी या सीआईटी दे दी, अदरवाइज अगर कहीं से भी पता चलता है कि एप्लीकेंट ने जो रूलिंग ली है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, तो बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग जो है उस रूलिंग को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर सकता है और इनकम टैक्स एक्ट के सारे प्रोविजंस असेसी पे अप्लाई करेंगे एज दैट रूलिंग हैज नेवर बीन प्रोनाउंस्ड, एज दैट रूलिंग हैज नेवर बीन प्रोनाउंस्ड। क्या मेरी बात समझ पाए? एज दैट रूलिंग हैज नेवर बीन प्रोनाउंस्ड। अच्छा, तो साहब जब आपने रूलिंग के लिए अप्लाई किया और जब आपकी रूलिंग को वॉइड एब इनिशियो बता दिया गया, इस बीच का जो भी इसमें जो भी मतलब टाइम लगा, उस पीरियड को जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो मेरे साथ साथ देख लें, advance ruling to be void in certain cases when the board for advance ruling finds on representation made to it that a ruling has been pronounced has been obtained by the applicant by fraud or misrepresentation of fact, the board may by order declare such ruling to be void ab initio। The provisions of income tax act would apply अच्छा to the applicant as if such advance ruling has never been made, but हाँ जो पीरियड, बहुत ध्यान से, आफ्टर एक्सक्लूडिंग द पीरियड बिगिनिंग विद इन द डेट ऑफ सच एडवांस रूलिंग एंड एंडिंग विद द डेट ऑफ द ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। मतलब ये हुआ कि इस बीच में जितना भी समय है उसको पीरियड ऑफ लिमिटेशन के पर्पस के लिए हटा दिया जाएगा। आपको पता है साहब जो है मतलब सेक्शन 155 में आपके पास कुछ टाइम लिमिट होती है, जिस टाइम लिमिट के तहत डिपार्टमेंट को कोई ऑर्डर वगैरह पास करना होता है, तो उस टाइम लिमिट के कैलकुलेशन के लिए इन पीरियड को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक बात है। चलें फिर, हमने सारी चीजें आपके साथ देख ली। एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे तो देख लें साहब। अच्छा,
Mr. Q, a non-resident, made an application to board for advance ruling on 3/4/2024 in relation to transaction proposed to be undertaken. तो क्या ये रूलिंग का क्या ये एप्लीकेशन दे सकते हैं? हाँ, यू आर अ नॉन रेसिडेंट और किसी ट्रांजेक्शन के लिए आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, एनी टैक्स रिलेटेड इशू ऑन दैट ट्रांजेक्शन। अच्छा, ऑन 1/5/2024 ही डिसाइडेड टू विड्रॉ द एप्लीकेशन। क्या ऐसा वो कर सकते हैं? आप एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं विद इन 30 डेज। आपने एप्लीकेशन दिया 3/4/24 को, 1/5/24 जो है वो 30 दिनों के अंदर अंदर फॉल करता है, यू कैन विड्रॉ द एप्लीकेशन। अच्छा, also examine when an advance ruling pronounced by the board can be declared void and what would be the consequences। ध्यान दीजिएगा, an advance ruling can be declared as void ab initio if on representation made by PCIT, CIT or otherwise finds that it has been obtained by fraud or misrepresentation and all the provisions of the act will apply as such ruling has never been made। और उसको डिक्लेयर करने के बाद, void करने के बाद एक कॉपी जो है वो सारे लोगों को भेज दी जाएगी।